आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो सोशियोलॉजी ऑफ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई पेपर 1, जो हमारा बेसिकली ओ लेवल आईजीसीएसई का सोशियोलॉजी सबका सब्जेक्ट है, उसके पेपर 1 के लिए बनाई जा रही है। पेपर कल कंडक्ट हो रहा है, कल सेकंड टाइम में पेपर है इसका। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको जो है लेट बना रहा हूँ, क्योंकि यानी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं इसको ना काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर कर पाऊँ। ये तकरीबन कोशिश मैं करूँगा 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स के बीच में इंशाल्लाह वीडियो होगी है, या थोड़ी सी उससे ज़्यादा या थोड़ी सी कम। लेकिन कोशिश यही है कि इसमें पेपर पैटर्न और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे वो इन पे इंशाल्लाह टच ऑन कर लें, कवर कर लें। ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 18 अक्टूबर 2021 को, और ये जो वीडियो है ये एप्लीकेबल रहेगी अगले कई सालों के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस में खास बहुत बड़ा फर्क नहीं आ रहा अभी, और ना ही हमारे पेपर पैटर्न में इतना बड़ा फर्क आ रहा है। ठीक है, अगर कभी कुछ ऐसा चेंज होता है तो मैं इस वीडियो के पिंड कमेंट्स में लिख दूंगा कि दूसरी वीडियो बना दी है, वो आपने चेक करनी है अगर कभी सिलेबस वाला चेंज हुआ, वरना स्टूडेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ एप्लीकेबल। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये हमारी पर्टिकुलरली पेपर 1 पे ही फोकस करेगी, जो हमारा सोशल इनक्वालिटी वाली बात होती है, थ्योरी एंड मेथड्स वाली बात होती है, एक्सेट्रा। ये जो हमारे पेपर 1 के चैप्टर्स से बात करेगी, पेपर 1 की पेपर डिवीजन, पेपर सोल्यूशन, इनके ऊपर बात करेगी, ताकि हम इसको जो है डिटेल डिस्कस कर सकें, और बाकी चीज़ें में अवॉइड करेंगे। दुआ ये है कि वीडियो चलती रहे, किसी वजह से बीच में बंद ना हो जाए, और एंड में ये सेव होकर प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह अपलोड हो जाए, स्टूडेंट्स को उससे पूरा बेनिफिट मिल सके। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक गुड न्यूज़ आ रही है विद इन लाइक इंशाल्लाह 12 to 13 डेज। अभी तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह व्हेन इट कम्स अबाउट तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा विद इन लाइक 12 to 13 इंशाल्लाह डेज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट की। सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में ना मैं एक छोटा सा आपको एनेक्डोट बताना चाहूँगा शुरू में, ताकि हम लोग जब बात को शुरू करें तो आपको पता हो कि असल सब्जेक्ट कितना मुश्किल है और इसको बनाया कितना मुश्किल जाता है। जब मैंने सोशियोलॉजी रखा है ना, ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स था जो मैंने पिक किया था। ठीक है, जब हम शुरू में थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पिक कर रहे थे, जब इतना शौक नहीं था ज़्यादा सब्जेक्ट्स देने का, तो आई क्लियरली रिमेंबर, और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, हम लोग ना अपनी किसी फैमिली की वेडिंग के ऊपर गए, बड़ी क्लोज है किसी, उसकी वेडिंग थी ना, तो वहाँ हमारे एक टीचर भी आए हुए थे। हमारे उन टीचर का यानी कि उस फैमिली के साथ ताल्लुक बहुत क्लोज था, तो उनको बुलाया हुआ था उस वेडिंग के ऊपर। अच्छा खैर, बाहर बैठ के बातचीत शुरू हुई, सर क्या हाल है, कि आप स्कूल में इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, स्कूल से बाहर ही बात होती है इस तरह की। वैसे भी वो सर उस वक्त स्कूल छोड़ चुके थे। तो खैर पूछा, सर क्या हाल है, ये वो ने पूछा, यार सुना है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट दे रहे हो, मैंने कहा हाँ सर। तो कहते हैं कि सोशियोलॉजी रखा है, मैंने कहा रखा है सर। तो कहते हैं यार एक काम करो, हम भावलपुर में थे, ठीक है, हम भावलपुर के स्टूडेंट्स थे, तो कहते हैं यार एक काम करो, 6 हफ्ते ना आप मुल्तान लगाओ, और वहां पे हैं टीचर्स ना, उनसे आपको यानी आप तकरीबन, मुझे एग्जैक्टली तो मेरे जहन में नहीं, मेरा ख्याल तकरीबन 100 से ऊपर किलोमीटर का रास्ता ही बनता है यहाँ से मुल्तान का, बल्कि शायद ज़्यादा ही बनता होगा। कि वहाँ 6 हफ्ते लगाओ, वहाँ स्पेसिफिक टीचर्स मौजूद हैं, उनसे नहीं पढ़ोगे तो सोशियोलॉजी में पास नहीं होगे। एंड आई एक्सेप्टेड दैट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स। मैं गया तो खैर नहीं, मैंने कि मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि यार अगर सोशियोलॉजी करना पड़ेगा ना, तो ऐसे जाके करना पड़ेगा। फिर मैंने सोशियोलॉजी की बुक खोली, सोशियोलॉजी ऑफ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई, ए लेवल नहीं, ए लेवल की सोशियोलॉजी मुश्किल है, क्योंकि उसमें थ्योरीज बहुत सारी डाल दी हैं उनने, थ्योरिस्ट के नाम बहुत सारे डाल दिए हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की आगे डेविएशन, यानी न्यू मार्क्सिज्म क्या है, उसके अंदर फिर आपकी फेमिनिज्म है तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है, नॉन मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी डाली हुई हैं। लेकिन जो ओ लेवल की सोशियोलॉजी है ना, दिस इज द सब्जेक्ट जो सबसे चिल सब्जेक्ट है, अगर इसको सही तरह पढ़ा जाए। मसला ये है कि स्टूडेंट्स या तो इसको सही समझते नहीं है, या इसको अटेम्प्ट गलत करके आते हैं। ये इतना चिल सब्जेक्ट है कि मैं आपको इसके बारे में सेकंड ट्रू स्टोरी बताऊं। ये मेरा जूनियर है, मेरा ख्याल है उसका नाम है असफंद इकबाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, और वो इस बात को टेस्टिफाई भी कर देगा। सर सीन ये हुआ था कि असफंद इकबाल मेरा जूनियर था, और उसने यानी हमसे 1 साल जूनियर था वो स्टूडेंट। खैर उसका यानी कि ये हमारे जूनियर से हमारी तकरीबन दोस्ती वाला सीन ही था, 1 साल की फर्क था, इतना कभी हमारा फर्क आया नहीं, यानी कि बहुत अच्छी को थी कोलैबोरेशन टाइप। हम जब पेपर देने गए सोशियोलॉजी का, तो मुझे पता नहीं था कि वो भी अपियर हो रहा है। हमने वहां देखा कि सर वहां पे 2 लोग ही खड़े हैं पेपर देने के लिए भावलपुर में ना, उस साल मुझे एग्जैक्टली याद है, मैं और वो खड़े हुए थे। और मैंने उस दिन जो आपका पेपर 2 होता है ना, मैं उसकी बात बता रहा हूँ आपको, उसमें मैंने एक चैप्टर तो बहुत अच्छा तैयार किया होता, फैमिली वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद तकरीबन यही है। सेकंड मैंने याद किया होता क्राइम एंड डेविएंस वाला, मैंने जो आपका वो था ना एजुकेशन वाला चैप्टर, बड़ा पढ़ा पूरा भी नहीं हुआ था। खैर ऐसे ही बाहर खड़े में टाइम मिल गया, घंटा 1.5 घंटे का, मैंने कहा काम कर, मुझे इसमें मेन मेन टर्म्स बता दे सारी, और थोड़ा सा आइडिया दे दे कि इसमें लिखा क्या हुआ है। थोड़ा सा उसने मोस्टली, बल्कि उसने बता दिया एजुकेशन का, मुझे वहीं खड़े हुए, यानी जैसे हॉल के बाहर नहीं खड़े होते आप, जो पहले 1 घंटा होता है हॉल में जाने से पहले, इसमें यानी कि जाने से पहले क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसने मुझे वहीं गाइड कर दिया कि सर इसमें ये टर्म्स जो है ना ये जरूरी है, ठीक है, एजुकेशन के ये इंपैक्ट जरूरी है, इस तरह यानी कि इनको जेहन में होना चाहिए। उतनी देर मैंने ना बुक को थोड़ा सा स्किम भी कर लिया। वो कैन ब्राउन सोशियोलॉजी पहले बुक आई थी, अब तो खैर उन्होंने दूसरी लगा दी है,
हालांकि कंटेंट बहुत सारा सेम है, लेकिन वो बुक इतनी पुरानी हो चुकी है क्योंकि उसका नया वर्जन आमतौर पर मिलता नहीं है मार्केट में अब, यानी उसका जो प्रॉपर वो है बुक की क्वालिटी, इसलिए मेरा ख्याल उन्होंने बुक को चेंज भी किया। हालांकि अगर आप सिलेबस चेंज देखो तो मेन सिलेबस चेंज वही आपके पास आया हुआ है इतने साल पहले से, सिलेबस में कोई इतना मैसिव चेंज नहीं आया उसके बाद, ठीक है। तो वो कर लिया। एग्जाम में मुझे याद है कि मैं उसमें से क्वेश्चन एजुकेशन वाला अटेम्प्ट करके आया था, अगर मुझे सही चैप्टर्स के नाम याद है। और इत्तेफाक ये हुआ था कि मेरा जब यानी कि हमने वहां उसने हॉल के बाहर मुझे, यानी कि जब हम लोग भी हमने हॉल में नहीं गए थे, कि जो खड़े होते हैं बाहर वेटिंग वेटिंग एरिया नहीं होता, उसने वहां मुझे मेन बातें बता दी, मैंने भी थोड़ी स्किम ओवर कर ली, ठीक है। उस पेपर में अल्लाह का शुक्र है मेरा स्टार था, और असफन का जो है मुझे याद है कि उसमें आई एम प्रीटी श्योर उसका ए था। और मुझे अभी तक जब मुझे, यानी मुझे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई तब भी हमारी यही बात हुई थी कि यार वो ये क्या हुआ है, यानी मैंने पढ़ाया, यानी मकसद ये था उसका कि यार उसने मुझे वहां बाहर जो है इसमें इंस्ट्रक्ट किया था मोस्ट चीजों के बारे में उस चैप्टर की, ठीक है, और रिजल्ट उल्टा हो गया। तो सीन मकसद कहने का ये है कि ये इजी सब्जेक्ट है, अगर इसको आप कॉमन सेंस के साथ पढ़ो, कॉमन सेंस के साथ अप्लाई करो, तो ये सब्जेक्ट आपको ईजी लगेगा। इस सब्जेक्ट को अगर आप हवा बना लोगे ना तो कभी समझ नहीं आएगा, इसको रट्टे की तरफ नहीं जाना, चीजों की ना बेस को समझोगे, वो समझाना क्या चाह रहा है, उसकी अगर कोर को समझ जाओगे, ये सब्जेक्ट आपका इजी निकल जाएगा। पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के ऊपर, इस तरह हम करते होते हैं, फिर हम बात करेंगे चैप्टर्स की डिवीजन के ऊपर। जो आपका पहला सेक्शन होता है यार पेपर में, देखो पहले बिल्कुल बेसिक बातें आए थे, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है, आपको जो है आंसर बुकलेट दी जाएगी आज दिन तक, कल वो चेंज कर दें मुझे नहीं पता, लेकिन आज दिन तक का सीन यही है कि वो आपको आंसर बुकलेट देते हैं। साथ आंसर बुकलेट से मुराद ये कि आपने खुद अपने आंसर्स की डिवीजन करनी होती है, कौन सा आंसर आप कब अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले कौन सा कर रहे हो, बाद में कौन सा कर रहे हो, आपको 10 एक्स्ट्रा बुकलेट चाहिए आप ले सकते हैं, क्योंकि आंसर बुकलेट दी होती है, एटलीस्ट आज दिन तक ऐसा ही है। 2 घंटे का पेपर है आपका, सेक्शन 1 जो होता है कंपलसरी होता है, ठीक है, और जो आपका यानी कि सेक्शन 1 का जो पूरा आपका पूरा क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ये आपका आएगा जो आपका पहला चैप्टर होता है थ्योरी एंड मेथड्स वाला, यानी कि ये थ्योरी एंड मेथड्स वाला चैप्टर जो है हमारे सिलेबस में कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन 2 और 3 है आज दिन तक ऐसा ही है, क्योंकि इस बार पाकिस्तान स्टडीज में इस तरह हुआ है कि कुछ उन्होंने पेपर की पैटर्न में थोड़ी चेंजेस की हैं, ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स के हिसाब से। तो आज दिन तक ऐसा ही है कि आपका जो क्वेश्चन 2 और 3 होता है उनमें से एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका कल्चर आइडेंटिटी वाले में से आता है, और एक क्वेश्चन जो है आपका वो सोशल इनक्वालिटी, यानी कि इन 2 सेक्शन में आपके पास चॉइस होती है एटलीस्ट आज दिन तक, कि आप उनमें से कौन सा चैप्टर करो और कौन सा मिस करा दो, ठीक है, यानी कि कौन सा आप सेक्शन को पढ़ो कौन सा मिस करा दो, ये आज दिन तक तो इस तरह ही है। लेकिन मैं आपको मशवरा ये देता हूँ कि हमेशा सबको पढ़ जाया करो, क्योंकि वहां पता नहीं होता क्वेश्चन कोई मुश्किल सा आ जाए ना, बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो मुश्किल हो जाती है, तो इसको पढ़ सारे को जाया करो, ठीक है। अब जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ऑब्वियस बात है उन्होंने केस स्टडी टाइप दी होती है, ठीक हो गया, आपको केस स्टडी के अंदर जो है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है मुख्तलिफ तरह की, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आपको यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो आपकी आम तौर पे जो है ना कहीं आंसर्स के साथ रिलेट कर रही होती है सेक्शन 1 के आंसर के साथ ही, ठीक है। बाकी सेक्शन 2 जो होता है वो बेसिकली आप समझ लो कि आपको एक उससे माइनर केस स्टडी दी होती है, यानी क्वेश्चन 1 में डिटेल केस स्टडी दे देंगे, क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 2 और 3 में माइनर केस स्टडी दे देंगे, और फिर आपको उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हमारे हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह करने हैं, इसको ध्यान में रखना। जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आम तौर पे आपको कहता है, यानी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बेसिकली वो आपको आम तौर पे सोर्स से डायरेक्टली कोई चीज निकलवाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन होगा आइडेंटिफिकेशन का यूजुअली, यानी वो आपको वर्ड यूज करेगा आइडेंटिफाई का। इनको असल में ज़हन में याद रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना ये आम तौर पे डिसाइड करते हैं कि आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, इन वर्ड्स को। और ये वर्ड्स आपके बिजनेस के सब्जेक्ट में और आपके इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं इतना होता है, जो आपके ना थ्योरेटिकल डिटेल थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके डिटेल थ्योरी के सब्जेक्ट्स नहीं उनमें खैर मिस कराओ कुछ नहीं होता, ठीक है। समझाने वाली बात मकसद ये है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन आ गया बिल्कुल सिंपल सी बात, वो आपका कहेगा आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन होगा, वो आपको कोई चीज आइडेंटिफाई करवाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद अच्छा पहले हम ना पेपर की जो जनरल डिवीजन है उस पर बात कर लेंगे, मैंने पहला ख्याल है इसके ऊपर पहले बात नहीं की हुई एक सेकंड। जो आपकी मार्किंग स्कीम की जनरल डिवीजन है वो भी सुन लो, ये जरूरी चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना। मैंने मिक्स कैसे कर दी है, ये आ गया, ये क्या है, अच्छा ये मैंने इसका पेपर खोल लिया, मैंने मार्किंग स्कीम कहाँ की है इसकी, एक सेकंड यार मुझसे इसकी पेपर मार्किंग स्कीम मिक्स हो गई है, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ये मेरे पास पेपर आ गया, ये मेरे पास पेपर आ गया, मैंने मार्किंग स्कीम इसकी बंद कर दी है। अच्छा जी पहले हम लोग मार्किंग स्कीम थी ना जो जनरल हमें इन्फॉर्मेशन दी होती है वो डिस्कस कर लें, ताकि आपके ज़हन में रहे कि मार्किंग स्कीम हमें खुद क्या कह रही है कि उसने उसने क्या करना है। पहली बात तो ये कि आपको होल मार्क्स देता है, 0.5 0.75 मार्क्स नहीं देता, ठीक है। मार्क्स वो आपको करेक्ट आंसर पे देगा, करेक्ट आंसर जो है कुछ जगहों पे तो आपका करेक्ट आंसर जो है यानी वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होना चाहिए मार्किंग स्कीम के साथ। रिलेटेबल का मतलब ये नहीं कॉपी पेस्ट होना चाहिए, अगर आपकी बात सही है ठीक है लेकिन आप उसको वो कर रहे हो, यानी कि अगर आपके नहीं आंसर सही है लेकिन उसको आप डिफरेंट वर्ड्स में लिख रहे हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा दूसरी नॉट अ प्रॉब्लम ध्यान रखना। दूसरी बात यह कि अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट है जो उस क्वेश्चन में ठीक है
उस क्वेश्चन में रेलिवेंट है, उस क्वेश्चन के लिए वो आंसर में आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं था, आप लिख देते हो। अगर वो चीज सही है, ठीक है, तो जो आपका वो है, यानी आपका मार्क करने वाला है, वो अपने मार्किंग करने वाले हेड से पूछेगा, अगर उनको लगेगा आंसर सही है तो उसको मार्क दे देंगे, अगर बेशक आपकी वो उसमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि वो आपके जो यानी मार्किंग स्कीम में गाइडेंस दी हुई है मार्क करने वालों को कि अपने टीम लीडर से पूछ के देख लो, ठीक है, अगर वो कहता है कि पॉइंट सही उसमें फिट होता है, बेशक सिलेबस के स्कोप से बाहर है, वो मार्क्स देंगे। ठीक हो गया जी। लेकिन कोशिश करना कि आप रेलिवेंट और एक्यूरेसी को ध्यान में रखो कि ये चीजें जरूरी होती हैं कि वो चीज वहां पे फिट होती हो और वो चीज सही हो। अच्छा, उसके बाद आ गया कि अगर यानी कैंडिडेट अगर ये चीज शो कर देता है कि उसको वो सही कर सकता है, कि उसको ये नहीं पता है यहाँ पे क्या चीज होनी है, तो उसके वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि जितना आप उससे सही तरीके से अटेम्प्ट करोगे उससे ज्यादा मार्क्स होंगे, जितना आप उससे गलत तरीके से अटेम्प्ट करोगे उतने मार्क्स कम होते जाएंगे। अच्छा, मार्क्स आपके गलतियों के डिडक्ट नहीं होते, यानी एरर करने का -1 नहीं होता, कोई चीज मिस आउट करने का -1 नहीं होता आपको, यानी कि पॉजिटिव मार्किंग की जाती है। ठीक है। अच्छा, आपकी जो आंसर्स होते हैं वो आपके यानी कि उसमें क्वालिटी, ग्रामर और पंक्चुएशन जो है उसमें यानी कि बेसिकली ध्यान में रखना कि ये चीजें वहां कंसीडर होगी, क्वालिटी, ग्रामर और परसुएशन, आपकी राइटिंग की क्वालिटी, मुराद ये लिखने की क्वालिटी हो गई, आपकी स्पेलिंग हो गए, आपकी ग्रामर होगी, पंक्चुएशन होगी, जहां इनसे कोई मीनिंग ना चेंज हो रहा हो। ठीक है, अगर आप इनसे कोई मीनिंग चेंज कर बैठते हो तो वहां तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि -1 तो नहीं करेगा, लेकिन वहां आपको यानी कि उस चीज के फिर शायद मार्क्स ना मिले, एक्स्ट्रा जो नंबर मिलना था उस चीज का जो सही आप लिख रहे थे वो ना मिले। लेकिन अगर आपके इससे मीनिंग वगैरह चेंज नहीं होता तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, अगर आपके इससे यानी इसका वो नहीं चेंज होता, कंसेप्ट नहीं चेंज होता, बात आपस में मिक्स नहीं हो जाती, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, हमारे भाई ये आ गया। अब आ गया इसके अंदर जरूरी बात, एक पॉइंट को बार बार रिपीट करने का वो और मार्क नहीं देगा। देखो एक चीज ध्यान में रखो, एक्सप्लेनेशन अगर आप कर रहे हो किस चीज की, या डिस्कशन कर रहे हो, जस्टिफिकेशन कर रहे हो, जस्टिफिकेशन में ये नहीं होता कि एक बात को 1000 दफा रिपीट करोगे बात सही हो जाएगी। एक बात से आगे बात निकाल के चीजों को कनेक्ट करना जो होता है, ये बात को सही करता है। ठीक है, तो ये गलत गलत कंसेप्ट है कि यार अगर मैं 20 नंबर का, फर्स्ट में 40 नंबर का सवाल, 50 नंबर का सवाल आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हमने तो उसमें यार लिखना ही लिखना लिखना, ऐसा नहीं होता। आपने बात को रिपीट नहीं करना। हाँ, अगर आप एक पॉइंट लिख के हटे हो, उसके एडवांटेज डिसवांटेज हो गए, उसके यानी कि कंपैरिजंस हो गए, उसके बेनिफिट्स हो गए, ड्रॉबैक्स हो गए, उसकी आपकी सिचुएशंस हो गई, इंपैक्ट्स हो गए, ऐसी चीजें बताओगे, ये उस बात को डेवलप कर रही हैं। उस बात को दोबारा बार बार लिखते जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, अभी हम इसकी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे आगे चल के। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, कोई ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक जिससे जो वर्ड सिमिलर से हैं उनके अंदर डिफरेंस आ जाए, यानी कि हमें ये पता लगे कि भाई जो आप सिमिलर वर्ड्स थे, दो एक तरह के वर्ड्स हैं तकरीबन, उनमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करना चाह रहे हो, तो फिर उसमें आपके यानी कि वो आपको उसमें -1 तो नहीं करेगा, लेकिन उस चीज के मार्क्स नहीं देगा जो आपने इस तरह की गलती की होगी जहां मिक्स हो जाएंगी बातें। क्वेश्चन 1 का जो पहला सवाल होगा वो आपको डायरेक्टली कहेगा आइडेंटिफिकेशन का। देखो आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले समझो। आइडेंटिफिकेशन होता है सिर्फ बताना कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, जैसे मुझे कहता है आइडेंटिफाई टू, क्या होता है आइडेंटिफाई टू, क्या होता है अपना रिसर्च प्राइम, सॉरी, आइडेंटिफाई टू प्राइमरी रिसर्च मेथड्स। ठीक है, मैं कह दूंगा अब ये मुझसे आइडेंटिफाई पूछा है ना, मैंने सिर्फ बताना है कौन से होते हैं। क्वेश्चनर्स और आपका यानी क्वेश्चनर बेस्ड सर्वेज हो गई, और आपका जो है इंटरव्यूज, दैट्स मोर देन इनफ। उसने आपसे इतना ही पूछा है, उसने यही पूछा है कि यार आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई डिस्क्राइब में फर्क ये होता है, या आइडेंटिफाई और उसकी यानी कि डिस्क्रिप्शन देने में फर्क ये होता है कि आइडेंटिफाई में सिर्फ बताना होता है वो चीज क्या है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और याद रखो, ये जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगा सोर्स में से। यहाँ पे अगर आपके जेन में बहुत प्यारा पॉइंट आ रहा है ना, जो आपको नॉलेज से याद है लेकिन सोर्स में मौजूद नहीं है, सोर्स जो उसने ऊपर आपको टेक्स्ट मटेरियल दिया हुआ है वो आपने नहीं लिखना, क्योंकि उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसने क्लियरली मार्किंग स्कीम में कहा होता है 1 मार्क ईच फॉर द राइट आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द सोर्स। सही सोर्स में से दो सही, जो उनके दो आमतौर पे मार्क क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और वो आमतौर पे कहता है आपको डायरेक्टली बताएगा कि मुझे दो चीजें चाहिए। उस यानी कि सोर्स में से दो सही चीजें आप अगर मेंशन करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, दो सही चीजें आइडेंटिफाई करोगे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब यहां जरूरी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, -1 है नहीं, पॉजिटिव मार्किंग है। और उसने मार्किंग स्कीम में इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मार्क फॉर ईच थिंग आइडेंटिफाइड करेक्टली फ्रॉम सोर्स ए अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2। इसका मतलब ये है, अगर आपको बिल्कुल श्योर है कि ये तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं टेक्स्ट में जो आपके आंसर के लिए रेलिवेंट भी हैं, उसके लिए नहीं उसमें फिट भी होती हैं सही तरीके से, एक्यूरेट है, सही चीजें, यानी ये नहीं गलत चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, और आप पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहे, यानी 2 से 3 पॉइंट बनाने के, यानी थर्ड पॉइंट बनाने के लिए एक पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रहे, बल्कि जेन्युइनली आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट है इसमें वाकई ही टेक्स्ट में तीन चीजें दी होती हैं, दो की जगह दो मांगी होती हैं, तीन दी होती हैं, तो आप वो तीनों लिखो। उसका रीजन क्या है, इसको मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मार्किंग पॉजिटिव है अगर उनमें, अगर आपने जो पहली दो लिखी हैं, आपने ऑब्वियसली 1 और 2 डाल लिखना ना,
आप आंसर दोगे, ज़हन में रखना, पैराग्राफ फॉर्म में। आप पैराग्राफ फॉर्म से मुराद ये एसे फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में, आपने पॉइंट्स नहीं बनाने। उसका बेनिफिट क्या है, जब आप अलग अलग पॉइंट्स बना के बकायदा शो नहीं करोगे ना कि मैंने ये दो चीजें आइडेंटिफाई की हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग है, सही बात को आइडेंटिफाई करने का 1 मार्क है, अप टू 2 सही बातें आइडेंटिफाई करने के 1 और 2 मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर आपका फर्ज करो पहला पॉइंट गलत भी है, उसने उसको -1 तो नहीं करना। अगर आप उसके ये पहली जो बात आप मेंशन कर रहे हो उससे आइडेंटिफाई करके पैसेज में से अगर आपको 3 मिल गई है बिल्कुल सही एक्यूरेट बगैर ब्रेक की हुई, तो बाकी 2 सही हो, मार्क्स दे देगा आपको। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इस तरह आपका पहला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो सकता है। क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट जो होता है, अब ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट जो होता है वो आपको कहता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। अब एक चीज बहुत जरूरी, अगर उसने आपको किसी भी क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं दिए हुए ना कि आइडेंटिफाई फ्रॉम द सोर्स, तो जहां फ्रॉम द सोर्स का वर्ड नहीं, ये फ्रेज मौजूद नहीं है, वहां आप अपने प्रायर नॉलेज से इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसमें से क्या इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। उसमें यानी कि वो आती है क्या होता है अपना, क्या कहते हैं उसे, उसको यानी कि उसका उसका वो आता है, एक सेकंड मुझे रिप्लाई करने दे। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था, अगर उसने ये वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ कि फ्रॉम द सोर्स आपने आइडेंटिफाई करना है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में बाउंड नहीं हो सोर्स तक स्टिक करने के, ठीक है। जैसे उसने अब यहाँ पे आपको कहता है कि आपको ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर का होगा, वो आपको बाय नेम कहेगा, 2 चीजें देनी है। इसमें कोशिश करना कि इस वाले के अंदर आप 3 की तरफ ना जाओ, ठीक है, इसमें जो है आप 4 की तरफ ना जाओ, कोशिश ये करना जितनी मांगी उतनी देना, क्योंकि बड़ा डिटेल मांगा। आप जेहन में क्या बात है, उसने कहा हुआ है आइडेंटिफाई, यहां उसने डिस्क्राइब का वर्ड नहीं यूज किया। आइडेंटिफाई का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ उनके नाम बताने हैं। बच्चों का पेपर टाइम में इसलिए नहीं पूरा होता, ये मिथ इसलिए मशहूर है कि सोशियोलॉजी बहुत लेंथी है, क्योंकि आमतौर पर बच्चे एक्स्ट्रा लिख रहे होते हैं। आइडेंटिफाई में सिर्फ, अब देखिए उसने फर्ज आपको क्या कहता है कि आइडेंटिफाई 2 सैंपलिंग मेथड्स, ठीक है, और उसने नहीं कहा फ्रॉम द सोर्स। कोटा सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, आपका रैंडम सिंपल कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गई, आपका क्लस्टर सैंपलिंग हो गई, आपका उसके अलावा जो होता है क्या होता है अपना सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो गई। इतने सारे मेथड्स हैं यार, कोई 2 के नाम लिखने, दैट्स मोर देन एनफ। आपने इनको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना, आइडेंटिफाई में सिर्फ नाम लिखने हैं। डिस्क्रिप्शन आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में नाम के साथ बताना है वो क्या होता है। अगर आ जाता, अगर फर्ज करें, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पार्ट 1 के क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में आता नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आ जाए डिस्क्राइब टू, क्या होता है अपना, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्राइब टू सैम्पलिंग मेथड्स, तो चले उसमें आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मेथड्स इज क्या होता है अपना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वेयर वी टेक द nth ऑब्जेक्ट एज डिसाइडेड बाय द, क्या होता है, रिसर्चर फ्रॉम सैंपल या फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आगे सेकंड मेथड इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, वेयर अ पर्सन, वेयर द रिसर्चर टेल्स द पर्सन एंड ही रेफर्स अदर पीपल एंड दे रेफर अदर पीपल एक्सेट्रा, ठीक है। तो चले ये आपका समझ भी आता है कि इस तरह अगर आप करते हो तो ये आपके पास, यानी ये आपका डिस्क्रिप्शन होगी। अगर वो डिस्क्रिप्शन मांगता है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया प्लस उनको डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्रिप्शन होगी। जब उसने आइडेंटिफिकेशन मांगा है, सिर्फ आइडेंटिफाई करो, टाइम ना जाया करो अपना डिस्क्रिप्शन लिखने बैठने पे। और अगर उसने फ्रॉम द सोर्स नहीं कहा तो आउटसाइड द सोर्स भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर वो फ्रॉम द सोर्स कहते हैं, स्टे ऑन द सोर्स, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट, उसने आपको कहा हुआ है जो आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा, जो सी पार्ट आएगा, आमतौर पर इस तरह का होगा, जो आपका सी पार्ट है वो आपको कहेगा उसके अंदर यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स है। अब ये ध्यान में रखना कि आपको क्वेश्चन 1 के पहले पार्ट में वो सोर्स यूज करवाता है, क्वेश्चन 1 के दूसरे पार्ट में आमतौर पे सोर्स यूज नहीं कराता, क्वेश्चन 1 के तीसरे पार्ट में फिर सोर्स पे आ जाता है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स है डिस्क्राइब टू प्रॉब्लम्स विद द वैलिडिटी ऑफ द डाटा इन द एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी क्वेश्चन पढ़ना जो दिया हुआ है। जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन आपका 3 वैलिडिटी का है, लाइबिलिटी का भी आ सकता है और बायस का भी आ सकता है। मकसद ये है कि यानी कि वो आपको कहेगा क्या कि आपने सोर्स में से 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है और उनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये और ये आपको अब इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन का है, ये क्वेश्चन आपका सिंपल आइडेंटिफिकेशन का नहीं है, तो उसने आपसे 2 चीजें मांगी है लेकिन 4 नंबर दिए हैं। इससे बात क्लियर होती है कि आपको ध्यान रखना, एक नंबर है आपका एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, दूसरा नंबर है यानी सोर्स में से करेक्टली उसको आइडेंटिफाई करने का, कि सही बात आइडेंटिफाई करो, वहां पे वो जो चीज आंसर में आ ही नहीं रही उसको आप आइडेंटिफाई ना करें, ठीक है, यानी कि चीजें ध्यान में करना है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ गई आपने, दूसरा नंबर है उस पॉइंट को आगे प्रॉपर तरीके से डेवलप करने का, तीसरा नंबर है एक और पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का, चौथा नंबर है उस दूसरे पॉइंट को भी इस तरह डेवलप करने का। इससे अगली चीज का मार्क नहीं है,
4 नंबर इस तरह डिवाइडेड है, 2 पॉइंट्स उनकी सही डेवलपमेंट। आप 4 पॉइंट लिखाते हो, प्रोबेबली वो आपको सिर्फ 2 नंबर देगा 4 में से, क्योंकि उसने 4 पॉइंट नहीं मांगे। 4 पॉइंट से जब मैं पॉइंट की बात करूं, पॉइंट से मुराद है डिस्टिंक्ट बातें, डिफरेंट बातें। उसने आपको 4 पॉइंट लिखने पे 2 नंबर ही देने हैं, 4 नहीं देगा। आपने जो करना है वो क्या करना है कि 2 सही चीजें आइडेंटिफाई, 2 सही डिस्टिंक्ट बातें और उनकी सही डेवलपमेंट, और फ्रॉम द सोर्स और सोर्स के बाहर से ना हो, ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमारे पास आ गया ये जो हो गया आपके पास अब इसमें इसकी यानी कि डिस्क्रिप्शन किस तरह होती है, जो चीज आपने सोर्स से आइडेंटिफाई की। फर्ज करो वो आपको क्वेश्चन देता है कि यार एक सोर्स है, उसमें ना वो एक बंदा एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस उसको पढ़ो, बताओ कि इसमें ऐसे यानी कि आप बताएं 2 ऐसी चीजें बताएं जो उसकी वैलिडिटी में प्रॉब्लम कर सकती हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे सामने एग्जांपल खुली अभी यही हुई है, ठीक है। इस बार एग्जांपल आपको और भी दे देता हूं, ठीक हो गया। अब उसमें होगा क्या, आपने वहां से आइडेंटिफाई किया कि अगर उस सोर्स में यूज किया हुआ है, अगर उस सोर्स में उसने कहा है फॉर एग्जांपल कि यहां पे ना उसने जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज लिए थे, ठीक है। अब आपने पहली चीज आइडेंटिफाई की, पहला प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर हो गया स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू इज नॉट अ प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर, उसका स्ट्रक्चर्ड होना कॉजिंग फैक्टर है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं उनमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आमतौर पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब ये आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, इशू आ गया। आपने एक जो सही चीज आइडेंटिफाई की वो क्या थी कि उसकी वैलिडिटी में इशू आ सकता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो यानी कि वो एक उन्होंने स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब इस डिस्टिंक्ट पॉइंट की डेवलपमेंट, एक नंबर हो गया, इसकी डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में सिर्फ आमतौर पे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इन डेप्थ डाटा कलेक्ट नहीं कर पाते, और हो सकता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो इस बात पे फोर्स हो जाए, या कि उसमें उसको वहां अपने मर्जी का आंसर नहीं, जो उसने आंसर देना है वो नहीं मिल रहा, तो उसका क्लोजेस्ट आंसर दे रहा हो बजाय के जो उसको असल में फील होता है। अब ये उसकी रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने कोई हवाई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, ये मैंने बताया, यानी हवाई डिस्क्रिप्शन मुराद दी, मैंने एमए उठाकर डिस्क्रिप्शन दे दी। मैंने उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दी है कि यार इस पर्टिकुलर मसले में जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज है इनका इशू क्या है। अब ये वैलिडिटी का इशू क्यों बनता है इसको भी समझ लो। वैलिडिटी होती है कि आपका डाटा एक्यूरेट कितना है, ये 2 वर्ड्स अभी समझ लो, आगे में आसानी हो जाएगी। वैलिडिटी मींस कि आपका डाटा एक्यूरेट कितना है। एक्यूरेट से मुराद ये कि जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा जो है वो कितना उस चीज को मैयर कर रहा है जो चीज आप एक्चुअली मैयर करना चाह रहे थे। जैसे मैं फर्ज करें आपकी इंटेलिजेंस मैयर करना चाह रहा हूं, मैं एक इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट आईक्यू टेस्ट यूज करता हूं, तो क्या वो टेस्ट आपकी इंटेलिजेंस मैयर कर रहा है जो उसे करनी चाहिए थी? क्या वो डाटा वही चीज मैयर कर रहा है, या मेरा जो टेस्ट है जो मैं यानी कि जो मैं आईक्यू टेस्ट आपसे ले रहा हूं वो इंस्टेड ऑफ दिस वो ये मैयर कर रहा है कि आप रट्टा कितना अच्छा मार लेते हो। जैसे जो हमारे कैम्ब्रिज के पेपर्स हैं, बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है कि कैम्ब्रिज का मैं अगर फर्ज करें सोशियोलॉजी का पेपर दे रहा हूं, तो क्या कैम्ब्रिज सोशियोलॉजी का पेपर जो है ओ लेवल का वो मेरा सोशियोलॉजी का नॉलेज टेस्ट कर रहा है, या वो ये चीज टेस्ट करने बैठ गया कि मैं पेपर कितना अच्छा सॉल्व कर लेता हूं? बात समझ आ गई? तो एक्यूरेसी ये कि जो चीज वाकई मैयर करनी थी वही मैयर हुई हो। अच्छा, दूसरी चीज आ गई हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ये होती है, ये ज़हन में रखना, एक्यूरेसी यानी वैलिडिटी का मतलब जो एक्यूरेसी है वो कौन सा है। रिलायबिलिटी ये होती है कि अगर आप उस रिसर्च को सिमिलर कंडीशंस में सिमिलर एक मार्केट के साथ रिपीट करते हो, तो उस रेपिटेशन की वजह से यानी दोबारा कंडक्ट करते हैं, तो क्या आपके पास सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे या डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये चीज आपकी आ जाती है रिलायबिलिटी के अंदर, ठीक है। इनको इंटरमिक्स ना कर देना, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी हम बोल तो एक साथ देते हैं, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में दूसरी चीज हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फर्ज करें वहां पे अगर आपको अच्छा सिर्फ उसको ना थोड़ा सा डीप में पढ़ा भी करो, जैसे रिसर्च पे अगर बहुत कोई सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है, खुद से सेंसिटिव नहीं बना लेना, वहां अगर खुद मेंशन है रिसर्च में, मेंशन एक सेंसिटिव है, तो आप कह सकते हो पहले दूसरी चीज आपने आइडेंटिफाई कर दी कि देयर इज अ सेंसिटिव टॉपिक, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, एक नंबर उसका हो गया। अब उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि लोग सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर अपनी सही राय देने का वो करते हैं, अवॉइड करते हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई इसका बवाल ना आ जाए, कोई मसला ना पड़ जाए। ये उसकी आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई। हम एक और क्वेश्चन ऐसे फर्जी तौर पे कर लेते हैं, फर्स्ट को उसने आपको एक वो दी हुई रिसर्च दी हुई है, वो आपसे कहता है कि भाई इसके अंदर से यानी कि फ्रॉम यूजिंग द सोर्स ए आइडेंटिफाई 2 स्ट्रेंथ्स ऑफ रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ्स ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। और क्या नाम है दैट यू कैन फाइंड दैट, आप आपसे 4 नंबर दिए हैं, 2 चीजें आइडेंटिफाई करनी है। फर्ज करो उसमें रिसर्च में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि उसने रिसर्च में कहा हुआ है कि भाई जो वो है ना क्या होता है अपना प्रॉपर आपकी जो है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज की गई है फॉर द वो। तो हम इसमें पहली चीजें कह सकते हैं कि वन ऑफ द थिंग्स दैट वुड हेल्प सपोर्ट रिलायबिलिटी इज दैट दे आर यूजिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इंस्टेड ऑफ अदर रैंडम सैंपलिंग मेथड। अदर यानी कि आपके रैंडम सैंपलिंग या सॉरी अदर आपके जो है रैंडम सैंपलिंग मेथड्स। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि बिकॉज दे हैव डिवाइडेड द पॉपुलेशन सो डिस्टिंक्टली, ईच स्ट्राटा कुड बी रेप्लिकेटेड बाय अनदर रिसर्चर टू कंडक्ट अ सिमिलर रिसर्च, ठीक है।
सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर उसमें वो न्यूमेरिक डाटा यूज कर रहा है यानी कि ऑब्जेक्टिव डाटा यूज कर रहा है तो हम कह सकते हैं बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव डाटा और quantitative data basically, so this type of data can be collected again using the same scales, can be collected again in other research under the same conditions using the same scale which would help replicating the results. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च को रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है, हर बंदे का अपना वो होता है, अपना उसका आइडिया होता है, फीलिंग होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होता है रेप्लिकेट करना, ठीक है, रिलेटिवली की मैंने बात की है, वैसे मुश्किल वो भी होता है। इस तरह सही बात की आइडेंटिफिकेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये चीज आपका नेक्स्ट पार्ट आ गया। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट चीज क्या आ गई, अगला क्वेश्चन जो आपको देगा आमतौर पे 4 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन 1 का पार्ट 4। ये आपका सोर्स से वो नहीं होगा, सोर्स के साथ बाउंड नहीं होगा, उसने आपको यहां कह दिया, यानी उसने आपको जो है एक जनरल क्वेश्चन दे देगा, डिस्क्राइब टू वो और टू सॉरी डिस्क्राइब टू वन साइडेड थिंग ऑफ समथिंग, यानी उसने कह दिया आपको फर्स्ट के डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर्स, डिस्क्राइब टू डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनियर्स, डिस्क्राइब टू बेनिफिट्स ऑफ कोवर्ट ग्रुप ऑब्जर्वेशन, डिस्क्राइब टू डिसएडवांटेजेस ऑफ कोवर्ट ग्रुप ऑब्जर्वेशन। मकसद ये कि वो आपको वन साइडेड चीज कहेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन वन पार्ट डी आएगा आपके पास, एक साइड की बात पूछेगा, दूसरी साइड को टच ना करना, पहली बात तो ये है। यानी डिस्क्राइब टू एडवांटेजेस है, सिर्फ दो आपने एडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है। अब वही बात है, दो एडवांटेजेस, ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, बात समझना, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, दो चीजें पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक एक नंबर है आपका उन दोनों चीजों को सही आइडेंटिफाई करने का। यानी उसने यहां कहा हुआ है, अगर आपसे उसने दो एडवांटेज पूछे हुए तो 1 मार्क, यानी 1 मार्क 2 मार्क्स जो है वो दो सही चीजों को आपको सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के, और 1 मार्क जो है उनको सही तरह डेवलप करने का है, उन्हीं सही चीजों को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे फर्ज करते हैं वो आपको कहता है कि डिस्क्राइब टू बेनिफिट्स ऑफ, क्या होता है अपना अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सही एग्जांपल है। तो पहले ही हमारे, अच्छा अब जब उसने स्पेसिफाई कर दिया ना कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, तो बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो बाकी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज है इससे उसके ज्यादा बेनिफिट्स क्या है। मकसद सिर्फ ना, मकसद समझाने का ये है कि जब स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का वर्ड यूज कर दिया उसने, तो जनरल बेनिफिट्स ऑफ इंटरव्यूज ना लिखने बैठ जाना, आप उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटरव्यू पे फोकस करना। अब जैसे मैं कह रहा था, व्हाट आर टू बेनिफिट्स ऑफ, डिस्क्राइब टू बेनिफिट्स ऑफ या डिस्क्राइब टू स्ट्रेंथ्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। पहला हमारे पास एक वन ऑफ द स्ट्रेंथ हमारे पास पहली क्या आ गई, जो मेरे सामने ऑफ द बैट दो आ रही है, पहली स्ट्रेंथ हमारे पास ये आ गई कि उसके अंदर जो होता है, हम यानी कि जो रिस्पोंडेंट होता है उसको ओपन वो देते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात को कैरी करने का, यानी टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ चीजों में बात को कैरी करने का, ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। इससे होता क्या है, ये चीज जो मैं कह रहा हूं ये क्यों एडवांटेज है, मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि ये स्ट्रेंथ है, या अगर मैं कह रहा हूं ये डिसएडवांटेज है तो मैं क्यों कह रहा हूं डिसएडवांटेज है। मैं यहां कह रहा हूं कि ये चीज स्ट्रेंथ है, इसकी रीजन ये है, यानी इसको मैं डेवलप करूंगा दूसरे मार्क के लिए इस पॉइंट के, तो उसको मैं डेवलप इस तरह करूंगा कि ये इसलिए स्ट्रेंथ है क्योंकि इससे होता ही है कि जो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, यानी जो आपका जो रिस्पोंडेंट होता है वो ओपनली अपनी फीलिंग्स बयान कर सकता है, हमें इन डेप्थ और क्वालिटी डाटा मिलता है, बजाय कि वो स्ट्रक हो जाए उन क्वेश्चंस के ऊपर जिन क्वेश्चंस का यानी कि उसके उससे यानी कि रेलेवेंट नहीं है, या उससे उतना डीप वो आंसर नहीं दे पा रहा। सेकंड बेनिफिट क्या है हमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का, सेकंड बेनिफिट हमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज का ये है कि उसमें एक चीज हम ये लिख सकते हैं, जो राइट ऑफ द बैट मेरे पास आ रही है जेन में, कि उसमें जो है आपका जो यानी रिसर्च के लिए हमें क्यों कर लो, हमें उसमें से जो है यानी कि बहुत यानी कि इन डेप्थ डाटा कलेक्ट होता है। इन डेप्थ डाटा कलेक्ट किस तरह होता है, इन डेप्थ डाटा इस तरह होता है कि क्योंकि वो ओपनली रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, उसको हमने क्लोज्ड आंसर्स में वो नहीं किया हुआ, ओपन एंडेड आंसर्स हैं, तो हमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। बजाय कि मुझे कहें यार तुम्हारे पास 2 मिनट है, तुमने इस क्वेश्चन का यानी इसमें से 1 2 3 4 ऑप्शन है, कोई एक सिलेक्ट कर लो, इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब वो ओपनली अपनी उसको फीलिंग्स को डिस्कस कर रहा होगा। अच्छा, यही हमारे पास आ जाए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के नुकसान। पहला नुकसान क्या है कि आपकी जो डिस्कशन है वो टॉपिक से डेविएट कर सकती है, ये तो वो हो गया। कैसे और इसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसे, इसलिए कि उसमें हमारे पास एक टॉपिक जनरल टॉपिक सिलेक्टेड होता है, हमारे पास वो नहीं होता है यानी कि प्रोग्रेशन मोनोलॉग नहीं होता, तो कई बार जो है डिस्कशन इन डेप्थ डिस्कशन से बात जो है वो असल टॉपिक से हट जाती है, टाइम जाया होता है और वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, इसकी जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज टाइम टेकिंग हो सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है वुड बी मोर टाइम टेकिंग देन अदर टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, एंड टाइम टेकिंग द्वारा इंटरव्यू होता है, ज्यादा टाइम टेकिंग क्यों होते हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इसके अंदर ऑब्वियसली बात है आपको वो करना पड़ेगा, यानी बात को बार बार टॉपिक पे लाना पड़ेगा, बात को उसको कोशिश करना पड़ेगा सही टॉपिक की तरफ उसके ऊपर बात करे। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके अंदर आपको इशू ही होता है कि अगर एक बंदा यानी कि अपना उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाए तो आप उसे बीच में टोक नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है कि आप यानी उसकी बात सुनना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये उसका आपके पास एक ड्रॉबैक आ जाता है। तो बात समझाने वाली ये है कि इस तरह पॉइंट आइडेंटिफाई करके उसको सही एक्सप्लेन करना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का जो ई पार्ट आ जाएगा आपके पास, वो भी आपका उससे नहीं होता, उसके ऊपर फिक्स नहीं होता,
क्या कहते हैं, आपके केस स्टडी के ऊपर फिक्स नहीं होता, ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, आम तौर पे 8 नंबर का होता है। मकसद ये कल को डिवीजन चेंज कर दे तो उस पर इन्हीं के वो ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन की डिवीजन देख लेना, लेकिन आम तौर पे ये जो होता है, गला छिल गया पूरा यार, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 का ई पार्ट जो है। अब इसमें क्या होता है समझो, इसमें वो आपको कहता है वही पिछले वाले उसकी बात, लेकिन एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग चीजें पूछ रहा होगा, यानी एक ही चीज के बारे में वो आपसे स्ट्रेंथ और उसकी लिमिटेशंस या एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा होगा, दो दो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, दो एडवांटेज पूछेगा, दो डिसएडवांटेज या दो स्ट्रेंथ्स दो वीकनेसेस, सोर्स से वो चीज कनेक्टेड नहीं होगी, ओपन क्वेश्चन होगा, ठीक है। और उसमें ऑब्वियस ही बात है, हर एक एडवांटेज को सही आइडेंटिफाई करने का एक नंबर, उसकी सही डेवलपमेंट का दूसरा नंबर, दूसरे एडवांटेज को सही, यानी अगर एडवांटेज पूछे हुए, दूसरे एडवांटेज को सही आइडेंटिफाई करने का एक नंबर, उसकी सही एक्सप्लेनेशन का डेवलपमेंट का दूसरा नंबर, एक डिसएडवांटेज को आइडेंटिफाई करने का एक सही नंबर, उसका जो डेवलपमेंट का दूसरा नंबर, दूसरे डिसएडवांटेज को सही वो करने का एक नंबर, डेवलपमेंट का दूसरा नंबर, ये कुल मिला के आपके 8 मार्क्स बनते हैं। अगर आप डिसएडवांटेज नहीं लिख के आते, 4 एडवांटेज लिखाते हो, मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि दो दो मांगे हुए उसने, मार्क नहीं मिलने से मुराद ये कि आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने दो दो ही मांगे हुए हैं, दो दो यानी कि 4 आपने टोटल करने, दो वो और उनकी एक ही वो सही डेवलपमेंट करनी है। आप 4 पॉइंट लिखाते हो, 4 डिस्टिंक्ट बातें लिखाते हो, आइडेंटिफाई कराते हो स्ट्रेंथ के अंदर, ठीक है, और उनको डेवलप नहीं करते, तो स्ट्रेंथ वाली में से आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। जो आपके स्ट्रेंथ के 4 नंबर हैं, 4 नंबर लिमिटेशंस के हैं 8 नंबर में से फॉर एग्जांपल, तो जो स्ट्रेंथ के 4 नंबर हैं उनमें अगर आप सिर्फ 4 पॉइंट आइडेंटिफाई कराते हो, डेवलप किसी पॉइंट को नहीं करते, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, आपको पूरे 4 नंबर नहीं मिलेंगे, डेवलपमेंट के मार्क्स हैं। ये चीजें में क्लियर हो गई। अच्छा, उस पर हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन का क्वेश्चन, ये आ गया हमारा क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट। ये भी आपका सोर्स से वो नहीं होता, सोर्स बाउंड क्वेश्चन नहीं होता, यानी सोर्स में से करना जरूरी नहीं होता, ओपन क्वेश्चन होता है। एक्सप्लेन वाई, अच्छा वो आ गया, अच्छा ये आपका एक्सप्लेन क्वेश्चन आ गया, वो आपको पूछेगा भाई कि क्या चीज क्यों की जाती है, वो आपको ये नहीं उसका डिफरेंट तरीके कर सकता है। आमतौर पे ना ये आपसे किसी एक पर्टिकुलर एक्टर से मुराद ये यहाँ मेरी कि सोशियोलॉजिकल आपकी रिसर्च एंड थ्योरी मेथड्स के अंदर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का, एक पर्टिकुलर चीज का, एक पर्टिकुलर इंसान का, टाइप ऑफ वो का, प्रोफेशन का, किसी एक पर्टिकुलर चीज को यूज करने पे फोकस कर रहा होगा कि ये इस चीज पे क्यों फोकस करते हैं या इसे क्यों यूज करते हैं, ऐसे होते हैं क्वेश्चन आमतौर पर। ये अब इसमें समझाने वाली बात क्या है, समझाने वाली बात ये है सर कि इसका हमारा जो डिवीजन है, देखो ये आपकी है होलिस्टिक मार्किंग वाला क्वेश्चन। अब होलिस्टिक मार्किंग वाला क्वेश्चन से मुराद ये है कि इस क्वेश्चन में आपने 1 पॉइंट लिखना है, 5 लिखने हैं, 50 लिखने हैं, 1000 लिखने हैं, ये उसने मेंशन नहीं किया हुआ। ये जो क्वेश्चन 1 का आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 1 का एफ पार्ट, उसकी बात कर रहा हूं। बाकी सब में बताया हुआ है उसने, मैंने बता दिया आपको, 1 में बताया हुआ है, 2 में बताया हुआ है, आपके 1 के क्वेश्चन ए में बताया हुआ है, बी में बताया हुआ है, सी में बताया हुआ है, डी में बताया हुआ है, ई में बताया हुआ है। क्वेश्चन 1 के एफ पार्ट में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसने आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं बताए हुए कि बेटा 5 लिखाना, 6 लिखाना, नहीं। उसने आपको कहा हुआ है कि होलिस्टिक मार्किंग है, बैंड बेस्ड मार्किंग है। अगर आपका आंसर बिल्कुल ही ना रेलिवेंट है ना एक्यूरेट है, 0 मार्क्स मिलेंगे। 1 से 3 नंबर मिलेंगे अगर आप उस क्वेश्चन के मुतालिक अवेयरनेस शो कर रहे हो, ठीक है, आपको यानी कि आप बातों को डिस्क्राइब कर पा रहे हो, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट से मुराद दी है कि उन्हें पूरा मवाद, वर्डिंग मैटर नहीं करती, बात ही होता है तो पूरी बात कंटेंट नहीं है, पॉइंट सही तरह डेवलप नहीं किए हुए और उनको सही तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। आपने सोशियोलॉजिकल और कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स जो वहां पे रेलिवेंट थी और जरूरी थी, उनको आपने यूज नहीं किया, उस सही तरह यूज नहीं किया। अच्छा ये हो गया। उसके बाद ये है कि आपका ये तो आपको 1 से 3 नंबर देगा। 4 से 7 मार्क्स के लिए आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर सोशियोलॉजिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग साउंड शो अच्छी शो हो रही होगी, ठीक है, लेकिन आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो अंडर डेवलप्ड हो सकता है कि आपकी उतनी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ना शो। रेंज से मुराद होता है एक ही चीज के बारे में जो मुख्तलिफ उसके पहलू होते हैं उनको ना टच अपॉन करना, ठीक है, ये चीज शायद ना शो हो रही हो। उसके बाद ये है कि आपका जो है यानी कि कंसेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन शायद उतनी एक्यूरेसी ना हो। और जो आपका 8 से 10 वाला बैंड है, जो मैक्सिमम बैंड है, उसके अंदर आपका सोशियोलॉजिकल नॉलेज अच्छा होगा, आप वेल डेवलप्ड आंसर दोगे, यानी पॉइंट वेल डेवलप का मतलब समझ लो, आइडेंटिफाई, अगर एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हो तो उसको डिस्क्राइब करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे। डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन फर्क क्या है समझ लें। आइडेंटिफिकेशन होगी चीज क्या है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगी कि इस चीज का मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन होगी उससे होता क्या है। जैसे फर्ज कर लेते हैं मैं अगर क्वेश्चन में पॉइंट पे वो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहीं से बल्कि हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है। वो में उसने क्वेश्चन दे दिया कि भाई जो है आपका क्वांटिटेटिव डाटा से, यानी क्वांटिटेटिव डाटा क्यों बेटर है आपका क्वालिटेटिव डाटा से, सिंपल है, ठीक है। पहली चीज मैं लिखूंगा कि क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ये तो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया। डिस्क्रिप्ट इसी पॉइंट की डिस्क्रिप्शन क्या है कि न्यूमेरिक फॉर्म से मुराद है कि ये जो डाटा होता है ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि इसमें जो आंसर्स आते हैं वो नंबर्ड फॉर्म में, यानी इसमें ये नहीं होता कि वो हम स्टैटिस्टिकली डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर्ड फॉर्म में आते हैं और वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका
ये तो उसका वो हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 इस बात की है, पहली एक्सप्लेनेशन ये बनती है कि जब हमारे पास इस तरह का डाटा आता है तो इस तरह का डाटा जो है उसको स्टैटिस्टिकली डायरेक्टली एनालाइज किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जा सकता है, आपका यानी जो रिसर्चर बायस है वो कम से कम होता है इस केस के अंदर। और उससे एक बड़ी बात क्या है कि उसको हम लोग यानी इसके जो मेथड्स होते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के, वो रिलेटिवली ईजियर होते हैं यूज करने के आपके क्वालिटेटिव डाटा के मेथड से, ठीक है। तो ये आपका उसकी एक्सप्लेनेशन है कि उसका इंपैक्ट क्या है, उससे होता क्या है। ये चीज जो मैंने पहले डिस्क्राइब की है, ये किस तरह उसका जो है उसको यानी कि वो किस तरह उस चीज से कनेक्ट कर रहा है उसने पूछी भी। अगर उसने पूछा हुआ है, फर्ज करें कि पॉजिटिविस्ट क्वांटिटेटिव डाटा को क्यों प्रेफर करते हैं, एग्जांपल है, ठीक है। तो आपने बताना है कि यार ये जो मैंने आइडेंटिफाई किया एक पॉइंट और उसको डिस्क्राइब किया कि वो होता क्या है, इसकी इस पॉइंट की इन चीजों की वजह से, यानी मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उसको डिस्क्राइब किया, अब उस डिस्क्रिप्शन की इन चीजों की वजह से पॉजिटिविस्ट जो है, जो चीज क्वेश्चन में उन्होंने पूछी हुई है वो चीज होती है। यानी ये जो सब मैंने आइडेंटिफाई डिस्क्राइब किया है, इसका क्वेश्चन से ताल्लुक क्या बनता है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां वो बात फिट किस तरह होती है, किन किन चीजों की तरह से, ये आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये हमारा 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 1 का हमारा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये आपका आमतौर पे आता है वो क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा ब्लंडर होते हैं, वो है जी आपका टू व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट के क्वेश्चन में कभी भी वो आपको सोर्स बाउंड नहीं करेगा आमतौर पे, ठीक है। यानी ये भी क्वेश्चन आपका ओपन होता है, सोर्स बाउंड नहीं होता। पानी पी लो एक दफा, बिल्कुल मेरा जूस निकल गया। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको सोर्स चला दिए वीडियो, चला तो दिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको सोर्स बाउंड नहीं करता। मुराद क्या है कि इस क्वेश्चन में भी आपने ओपन एंडेड आंसर देना होता है। अब जेन में रखना बहुत जरूरी बात है, टू व्हाट एक्सटेंड कह रहा है वो, ठीक है। दुनिया के जिस पेपर में टू व्हाट एक्सटेंड आ जाए ना, उसमें याद रखना कि आपने दोनों साइडों पे लिखना होता है। यानी अगर वो कहता है कि टू व्हाट एक्सटेंड आर, फॉर एग्जांपल, क्वेश्चनियर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू, या मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कलेक्ट सोशियोलॉजिकल डाटा, इसमें 3 अंदाज है, इसको 3 तरीकों से आपने आंसर करना है एक ही क्वेश्चन को। पहले तो आपने रीजन देने हैं कि हाँ, यानी ये अच्छा, पहले दूसरे को आप मिक्स कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने पहला कौन सा करना है, मिक्स से मुराद ये दूसरा पहले भी कर सकते हो, दूसरी बात होगी। लेकिन बेहतर ये होता है कि पहले जो चीज दी हुई है क्वेश्चन में उसके बारे में ही लिखो उसके हक में, इससे नहीं एक अच्छा स्ट्रक्चर अच्छा बनता है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट्स को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, डेवलप कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन के रिलेशन से, जिनकी वजह से जो है क्वेश्चनियर वाकई ही आपका बेस्ट मेथड है। पहले तो मैंने ये करना है। कितने पॉइंट लिखने हैं उसने नहीं कहा, ये होलिस्टिक मार्किंग हो रही है इस क्वेश्चन में भी, पॉइंट बेस्ड मार्किंग नहीं है, होलिस्टिक पूरे आंसर की डेप्थ पे मार्किंग है। 3 लिखा हूं, 4 लिखा हूं, 5 नहीं, जितने आते हैं सारे लिख के आने, क्योंकि ये पार्ट है क्वेश्चन का और इससे पिछला पार्ट है, ये होलिस्टिक मार्किंग का पार्ट है। ये पार्ट आपका वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको हम, क्या होता है आपका, यानी कि उस वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, होलिस्टिक हो गया। दूसरा नहीं कि आपका पॉइंट बेस्ड मार्किंग नहीं है इन दो पार्ट्स के अंदर, बाकी पार्ट्स में है, क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स में पॉइंट बेस्ड मार्किंग है। पार्ट आपका एफ और पार्ट जी के अंदर जो है होलिस्टिक मार्किंग है, पूरे आंसर की डेप्थ पे मार्किंग है। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट सब मार्क नहीं करेगा वो, जितना आता है सारा लिखना है, सही लिखना है, सही लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, लेकिन जितना आता है फिर इन दो चीजों को समझते हुए, नहीं रेलिवेंट हो सही हो तो सारा लिखना है, ताकि आपकी बात में डेप्थ बने, वरना आप एक्सटेंसिव नहीं शो कर रहे हैं आंसर्स की। अब पहले पॉजिटिव आ गए, दूसरा आ गया उसी चीज के नेगेटिव, ठीक है। यानी जो चीज आपको दी हुई है उसी चीज की नेगेटिव्स क्या हैं, उस चीज में ऐसे क्या फ्लॉज हैं जो उसको बेस्ट नहीं होने देती। और तीसरा आ जाएगा, इसी जो सेकंड पार्ट है उसका सब एक पार्ट और आ जाएगा सेकंड उसका, यानी कि सब चीज आपने जो और टच अपॉन करनी है कि जो बाकी चीजें उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन में बात हो रही है सोशियोलॉजिकल मेथड्स की, तो जो बाकी यानी रिसर्च मेथड्स की, तो जो बाकी रिसर्च मेथड्स हैं उनमें ऐसी क्या खूबियां हैं कंपेयर टू जो गिवन रिसर्च मेथड है, उसकी सारी खूबियां नहीं बयान करने बैठ जानी। जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रिसर्च मेथड इसको बेस्ट कहा जा रहा है, उसके मुकाबले में ऐसी कौन सी स्पेसिफिक खूबियां हैं बाकी मेथड्स के अंदर जो उनको उस पर बढ़तरी देती हैं, वो मेंशन करना, ठीक है। फर्ज करो आपके पास एक क्वेश्चन आता है सैंपलिंग का, तो सैंपलिंग में ऑब्वियस ही बात ये है कि पहली चीज आ गई, जो उसने जो सैंपल, वो कहता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड इज द बेस्ट सैंपलिंग, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव दैट स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड इज द बेस्ट सैंपलिंग मेथड फॉर सोशियोलॉजिकल रिसर्च, या कलेक्शन, या फॉर सैंपलिंग इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है। अब पहले आपने स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड की बेनिफिट्स, उसके उसके यानी कि पॉजिटिव, उसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करनी है, ठीक है। ये मैं आपको यानी कि जो स्ट्रक्चर कम से कम मैं प्रेफर कर रहा हूं बता रहा हूं, लेकिन चीजें आपने सारी कवर करनी होंगी, स्ट्रक्चर बेशक आप कोई फॉलो कर लो। इससे फायदा ये होता है कि क्वेश्चन की सही डिवीजन हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है। फिर आपने
स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर जो उसकी इनहेरेंट मसले हैं वो डिस्कस करने हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बेस्ट चीज है, मोस्ट इफेक्टिव चीज नहीं है, ठीक है। फिर आपने जो बाकी सैंपलिंग मेथड्स हैं उनकी वो बातें टच अपॉन करनी है जिनसे वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर चीज की वजह से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से बेहतर है। मैंने उसमें यानी कि इसे फर्स्ट करें, मैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर उसके नेगेटिव में बताता हूँ कि जो हमारी कन्वीनियंस सैंपलिंग है वो इसलिए यानी कि उसका बेनिफिट तो हो गया, जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो मैं उसको कनेक्ट करूंगा बात से, वो जल्दी हो जाती है क्योंकि हमने रैंडमली लोग सेलेक्ट करने होते हैं बेस्ड ऑन हमें जो इजीली अवेलेबल है, इसलिए इस चीज की वजह से वो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से थोड़ा सा यानी कि ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, क्योंकि मुझे उसमें जो है उतना टाइम नहीं वेस्ट, टाइम और मनी वेस्ट नहीं करनी पड़ती स्टार्टर्स क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह आपने कनेक्ट करके वो भी लिखने हैं, इंशाल्लाह क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। अब आता है हमारे इसके मार्क्स, 0 मार्क्स हो जाएंगे, क्रेडिट वर्दी बात नहीं करते, ठीक है। 1 से 4 मार्क्स आपके उस तरह ही हो जाएंगे अगर आपका यानी कि आपने यानी कि कॉमन सेंस नहीं यूज किया, बहुत कम कॉमन सेंस बढ़ाते हैं, बहुत कम सोशियोलॉजिकल नॉलेज शो करते हो, ठीक है, आपका सोशियोलॉजिकल टर्म्स का कंसेप्ट बहुत यानी कि वीक सा शो हो रहा है। 1 से 4 मार्क्स, 5 से 8 मार्क्स ये है कि अगर आप आपको 5 से लेके 15 नंबर तक के लिए सब में डिबेट तो करना जरूरी हो जाता है, यानी कि दोनों साइड बात करना जरूरी हो जाएगा। 5 नंबर से 4 नंबर से ऊपर लेने के लिए डिबेट करना तो जरूरी हो जाएगा। अगर आप डिबेट ही नहीं करके आते, दूसरी साइड बात नहीं करते, तो आपको शायद 4 नंबर भी ना दे, वो शायद ही बात कर रहा हूं लेकिन उसकी डिवीजन यहाँ यही हुई हुई है। अच्छा, ये हो गया आपका, उसमें जो है आपको क्वेश्चन के इश्यूज को उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या सोशियोलॉजिकल टर्म्स और कंसेप्ट वहां पे एप्लीकेबल है, ये नहीं कि सारे जितने याद के सारे लिखने हैं, जो वहां पे एप्लीकेबल है उनके बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है। उसमें डेवलपमेंट है। उसके बाद ये आ गया आपका दोनों साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स को टच करना चाहिए। 9 से 12 मार्क्स के लिए जो आपका सोशियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। टू साइड रिस्पॉन्स, आप दोनों साइड पे रिस्पॉन्स दोगे लेकिन वो उतना हो सकता है कि उसमें रेंज ना हो, ठीक हो गया जी। और 13 से 15 मार्क्स जो होते हैं उनके लिए ये है कि आपका यानी जो बेस्ट मार्क्स हैं आपकी एक्सलेंट अंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर डिबेट कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप सोशियोलॉजिकल टर्म्स को जहां सही तरह फिट हो रही हैं, जहां वो एक्यूरेट है, रेलिवेंट है, वहां उनको आप जो है एक्सटेंसिवली यूज कर रहे होगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन के मुख्तलिफ यानी कि रेंज, उसकी यानी कि रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बात करिए थी, उसके अपने वो हो गए, बाकी चीजों की रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन समझाइए आपको, ठीक है। उसके बाद ये कि आपका अच्छा, उसके बाद ये कि आपका वो हो गया, उसके आपने वो दिए होंगे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आ जाता है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का। यहाँ उसने स्पेसिफिकली मार्क्स नहीं दिए हुए उसके, एटलीस्ट आज दिन तक मुझे तो नहीं नजर आया, हो सकता है आपको नजर आ गए क्वेश्चन 1 के आखिरी पार्ट में। सेफ्टी करनी है, आप 1 लाइन की इंट्रोडक्शन, 2 लाइन की कंक्लूजन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन शॉर्ट कंक्लूजन दे दो ताकि आपका ज्यादा टाइम जाया ना हो, ठीक है। लेकिन चलें, आपको तसल्ली हो जाएगी मैंने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन दे दिया। डिप्लोमेटिक रहना कंक्लूजन के अंदर बहुत बेहतर बात है कंपेयर टू, कंपेयर से बना दिए बेहतर इस तरह है उससे आपका ना आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि बहुत सारे पॉइंट रिपीट करने पड़ेंगे, तो उसके यहाँ पे उसने कोई स्पेसिफिकली जो है मार्क्स दिए नहीं हुए, मुझे नजर तो नहीं आ रहे यहाँ लिखे हुए कहीं पे जो है कि उसने आपको स्पेसिफिकली कहा कि भैया हम आपको जो है कंक्लूजन के मार्क्स देंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बेहतर ये कि स्टिक टू द वे, जिससे आपका जो है क्वेश्चन की डेवलपमेंट वाला सही हो एंड में उसको आप यानी कि सिंपली कंक्लूड कर दें। अब आ गया आपका जो आपका क्वेश्चन 2 और 3 होता है। क्वेश्चन 2 और 3 में आमतौर पे पहला क्वेश्चन आपका व्हाट इज का होगा, कि नहीं किसी चीज की डेफिनेशन मांगी होगी, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन गिवन नंबर ऑफ वेज होगा, 2 वेज, ठीक है, 3 वेज तरह। उसके बाद डिस्क्राइब, सॉरी 2 या 3 वेज नेम्ड होंगे, फिर उससे नेक्स्ट चीज फिर एक्सप्लेनेशन का होगा, फिर एक्सप्लेनेशन का, और आपका 15 मार्क्स का। जो आपका क्वेश्चन 2 और 3 में 15 मार्क्स का सवाल है वो तो एग्जैक्टली exactly वैसे होना है जैसे आपका क्वेश्चन 1 का आखिरी पार्ट होना है 15 मार्क्स का, मेथड वही होगा। क्वेश्चन 2 और 3 का जो सेकंड लास्ट पार्ट होता है, डी पार्ट, जो आपका एक्सप्लेन का क्वेश्चन होता है 8 नंबर का, इसका बिल्कुल वही मेथड होना है अटेम्प्ट करने का जिस तरह आपने अटेम्प्ट करना है, क्या होता है अपना, इसका वही मेथड होगा अटेम्प्ट करने का जिस तरह आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन 1 का पार्ट आपका एफ, 8 मार्क्स वाला, ठीक है। उसके बाद जो उससे पिछले वाले पार्ट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन 2 और 3 का पहला पार्ट बेसिकली होता है वो डेफिनेशन का होता है। देखो उसमें आ जाता है पार्शियल डेफिनेशन, हाफ डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन की कोई एक मेन बात टच करने के लिए 1 नंबर, कंप्लीट डेफिनेशन या डेफिनेशन की दो जो कंप्लीट डिस्टिंक्ट बातें होती हैं टच करने के 2 नंबर, ठीक है। उनको आपने करना था, बहुत लेंथी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी बात यहाँ पे क्लियर हो जाए, यानी दोनों बातें जो टच अपॉन हो जाए, जो जरूरी बातें होती है उसमें जो उसको पूरा कर रही है, पूरी डेफिनेशन हो जाए, ठीक है। जो आपका सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब और बाय नेम, वो आपको आमतौर पर कहता है कि टू थिंग्स, ठीक है। उसमें वही तरीका है जो हमने टू थिंग्स वाला पहले पढ़ा है आपके क्वेश्चन 1 के पार्ट आपके, मेरा ख्याल है पार्ट हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन 1 का आपका आ गया पार्ट डी के अंदर। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट डी मैंने एक्सप्लेन किया है ना, उस तरह ही आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन 2 का पार्ट बी और क्वेश्चन 3 का पार्ट बी, क्योंकि वो भी डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आता है, वो आपसे दो डिस्टिंक्ट चीजें पूछ रहा होता है, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट चीजें
4 नंबर का। तो वही मतलब है, एक डिस्टिंक्ट चीज को सही आइडेंटिफाई करने का एक नंबर, उसको डेवलप करने का दूसरा नंबर, दूसरी चीज को आइडेंटिफाई करने का तीसरा नंबर, और उसको डेवलप करने का चौथा नंबर। ठीक है, ये हम पहले से डिटेल से बात कर चुके हैं। अब आगे आपका जो आपका वो होता है, क्या होता है अपना क्वेश्चन 2 का सर आपका आ गया। ये तो गर्मी ज्यादा नहीं हो गई? अच्छा, क्वेश्चन 2 का सर आपका आ गया क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का सी पार्ट। ये अनकॉमन इस तरह है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, और हमारे पास क्वेश्चन 1 में जो है अमूमन 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता होता। ठीक है, अमूमन। तो इसमें अब ये याद रखना कि क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का जो सी पार्ट होगा 6 मार्क्स का, एक्सप्लेन का क्वेश्चन होगा, और इसमें आमतौर पे नेम्ड चीजें नहीं होती कि एक्सप्लेन 3 इसमें ऐसा नहीं होता। एक्सप्लेन और आगे चीज दी होती है, उसने आपको इन ज्यादा स्पेसिफिक इतनी देनी है, यानी 2 दिन 3 ऐसा नहीं तय होता। तो ये क्वेश्चन भी आपका पॉइंट बेस्ड मार्किंग का नहीं होता, ये आपका होलिस्टिक मार्किंग का होता है। ठीक है, यानी आपके आंसर की डेप्थ के ऊपर, यानी उसने ये नहीं कहा हुआ कितने पॉइंट्स लिखने हैं, यानी इसका मतलब ये है कि आपने जितनी बात आपको आती है जो रेलिवेंट और एक्यूरेट है सारी वहां पे मेंशन करनी है। ठीक है, 3 का वही होगा, 0 मार्क्स आपके आगे, नॉट क्रेडिट वर्दी बात नहीं है, उसमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। 1 से 3 मार्क्स आ गए अगर आपने जो है इसमें प्रॉपर अवेयरनेस दी हुई है। ठीक है, आपने जो है सोशलॉजिकल नॉलेज दिया हुआ है, वो दी होती है। अच्छा, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन में ना, जो एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 का सी पार्ट जो आता है, इसके अंदर क्वेश्चन 2 का सी पार्ट, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट, 6 नंबर का पार्ट, एक्सप्लेन वाला पार्ट, इस पार्ट में आपने एक साइड ऑफ द डिस्कशन को ही टच करना होता है जो उसने दी हुई है क्वेश्चन में। उसने अगर आपको एक्सप्लेन दैट एडवांटेजेस कहा हुआ है, फर्ज करें एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ समथिंग, 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 और 3 का सी पार्ट, तो आपने डिसएडवांटेज के बारे में बात नहीं करनी इस क्वेश्चन में। जो बाकी क्वेश्चन उनका समझा चुका हूँ, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 2 और 3 का जो सी पार्ट होता है, जो दिया हुआ है उस पर आपने स्टिक करना है। इसके बेस्ट मार्क्स के लिए आपने सही, जो आपके एक्सप्लेनेशन सही हो, डेवलपमेंट सही हो, आपका सोशियोलॉजिकल सही हो, रेलिवेंट हो, सही अप्लाई हो रहा हो। ठीक है, टर्म्स वहां पे यूज हो जहां पे वो यूज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हर जगह फिट की हो, और जहां यूज होनी चाहिए वहां उनको सही आपने उनको सही तरह एक्सप्लेन किया हो। एक्सप्लेनेशन मतलब नहीं 5 पेज लिख देने उनके ऊपर, यानी वहां पे समझाया हो कि वो वहां पे किस तरह फिट होती है, उसका मतलब वहां पे क्या बनता है। ठीक है, और आपका जो है उसको यानी कि सही यूजेज की हो, आपने जो है उसके अंदर एक प्रॉपर क्वेश्चन की डेवलपमेंट की हो, ये आपका उसके फुल मार्क्स हैं। ये तो हमारा पूरा वो हो गया। आप इसके कंटेंट में बात शुरू करते हैं, थोड़ा सा सांस ले लो बीच में, फिर इंशाल्लाह कंटेंट पे स्टार्ट करते हैं। अल्लाह करे वीडियो सेव हो जाए इंशाल्लाह, और इसको भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दें बीच में। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जो पहला आपका यानी क्वेश्चन 1 के कंपलसरी टॉपिक होता है थ्योरी एंड मेथड्स वाला जो टॉपिक है आपका, उसके ऊपर। ठीक है, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी जी, कर दी। देखो, पहली चीज तो ये है कि सोशियोलॉजी के अंदर कुछ डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, उनकी बेस आपको पता होना जरूरी है। वो इस तरह पता होना जरूरी है कि यानी बेसिकली आपकी सोसाइटी का जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं वो कौन सी बनती हैं। ठीक है, और आपकी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट आइडियाज हैं वो किस तरह उसमें यानी के फ्लो कर रहे हैं। देखो, पहले कुछ ना की कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल से मुराद क्या, एक सिंगल पर्सन। ठीक है, अ पर्सन यानी जिसकी एक सोशियोलॉजिकली सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ हमारे पास दूसरा वर्ड आता है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने यानी एक तो हम अपने साथ क्या मीनिंग अटैच करें। आइडेंटिटी के दो पार्ट्स हैं, ध्यान में रखना कि आइडेंटिटी के 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहली यानी कि 2 उसकी डिस्टिंक्ट बातें हैं जिसमें कहाँ शामिल होती हैं। एक तो ये कि हम अपने साथ क्या मीनिंग अटैच कर रहे हैं, यानी एज अ पर्सन मैं अपने बारे में क्या मीनिंग समझता हूँ। क्या मैं अपने आप को एक फारिग बंदा समझता हूँ, एक सही बंदा समझता हूँ, काम सही करता है, अच्छा बंदा है, बुरा बंदा है, क्या समझता हूँ। दूसरा ये कि उस मेरे बारे में सोसाइटी क्या समझती है। आइडेंटिटी के 2 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, इनको ध्यान में रखना। ये 2 चीजें जो है मिलकर आइडेंटिटी को बनाती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है सोसाइटी। इंडिविजुअल्स के कनेक्शन से बनने वाला एक वो है, इसके अंदर बहुत सारे जो आपके सोशलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी आगे फर्दर डेविएशंस हैं, इसको कौन किस तरह समझता है। अब इसमें जो जरूरी बात है वो ध्यान रखना है आपने कि स्ट्रक्चरलिज्म और इंटरप्रेटिविज्म है। ठीक है, उसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि इनमें यानी कि दो हमारे पास 2 व्यूज है सोसाइटी को व्यू करने के, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है, उसका इंटरप्रेटिविस्ट व्यू है। ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है वो एक वाज़ेह करती बात करता है कि आपका जो सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर सोसाइटी हैं, डिफरेंट आपके इंस्टीट्यूशन हैं सोसाइटी के, डिफरेंट आपकी सोशोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारा जो है वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि वो सोसाइटी का एक पार्ट है जो मिलके एक कोहेसिव आपकी सोसाइटी बनाती है। ठीक है, और सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी का, सोसाइटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जब कभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको डुर्कheim की थ्योरीज भी मिल जाएंगी इनके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद ये कि आपके पास लेकिन जो इंटरप्रेटिविज्म है वो आपका इससे वो करती है एंटी पॉजिटिविस्ट मेथड जो है वो अपना ध्यान रखती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एंटी पॉजिटिव से मुराद क्या है मैं आपको भी बिल्कुल डिटेल बता। हम जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं ना, तो हमारा जो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है वो बेसिकली कोहेसिवली बात करता है कि हम सारे एम्बेडेड हैं सोसाइटी के अंदर, तो ओवरऑल जो सोसाइटी के फंक्शंस हैं उसमें मुख्तलिफ लोग अपना एलिमेंट किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये जो किरदार अदा हो रहा है ना, इसकी वजह से हमारा ओवरऑल कोहेसिव स्ट्रक्चर बन रहा है। जो स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हमारी सोसाइटी को फंक्शन कराने के लिए मुख्तलिफ चीजें आपस में मिल बैठ के काम कर रही हैं। ठीक है,
जो आपका इंटरप्रेटिविस्ट व्यू है वो ज्यादा फोकस इस चीज पे करता है कि एक इंडिविजुअल जो है, एक अकेला बंदा सिर्फ कि हर डिफरेंट बंदा जो है उसका सोसाइटी में रोल क्या है। वो सोसाइटी में एज ए सोसाइटल एक्टर का मतलब होता है सोसाइटी में कोई चीज चेंज करने वाला, सोसाइटी में कोई इन्फ्लुएंस, माइनर या मेजर मसला नहीं है जिसकी इन्फ्लुएंस हो। उसका फोकस चीज के ऊपर है कि यार ये जो एक इंडिविजुअल है, एक्सटर्नल चीजें छोड़ दो, सोसाइटी के स्ट्रक्चर छोड़ दो, एज अ पर्सन इसका यानी कि इसको चेक, वो चेक करो इंडिविजुअल को कि ये सोसाइटी में यानी कि उसका एक स्पेसिफिक मुकाम किस तरह है। ये आगे बहुत डिटेल में बात जाती है, इसको करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि देखो जो आपका वो है, यानी इसमें हमारे पास जो मेन चीजें आ जाती हैं, ये आपका इसी वजह से इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं ये एंटी पॉजिटिविस्ट के मेथड्स होते हैं, यानी जो पॉजिटिव मेथड मिलेंगे ना आपको उसका उल्टा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म का फर्क। देखो पहले आता है कि भाई यानी ये दोनों जो कंसेप्ट हैं पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म, ये किस तरह आपका, ये इस चीज को कैसे यानी कि समझ रहे हैं कि एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल में क्या रिलेशनशिप है, यानी जो ओवरऑल सोसाइटी है उसका एक इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसको ये अलग तरीके से देखते हैं। जो पॉजिटिविस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल को शेप करती है, यानी पॉजिटिविस्ट की नजर में जो सोसाइटी होती है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ को शेप करती है, इंडिविजुअल को, यानी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हो रहा होता है सोसाइटी से, सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर रही होती है इंडिविजुअल को, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारी सोसाइटी में सोशल फैक्ट्स होते हैं जो कि एक कोर्सिव कंट्रोल डालते हैं इंडिविजुअल के ऊपर। एक एग्जांपल समझ लो कि मैं फर्ज करें, एक एग्जांपल है, आप यूं समझ लो, हम यानी कि एक उसमें रहते हैं, हम एक मुसलमान सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो हमें यानी कि कोर्सिव कंट्रोल से मतलब ये है कि वो हमारे अंदर, इस मिसाल को छोड़ दो, मैं आपको मिसाल और देता हूँ जिससे बात क्लियर हो जाए। जैसे 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 हमें पता है कि भाई बहुत सारी ऐसी रस्म और रिवाज होते हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो वैसे हमारे ऊपर कहीं लागू नहीं है, ठीक है, यानी इंसान को करने जरूरी तो नहीं है, कल्चर फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि हम एक सोसाइटी का पार्ट है जहां वो हमारी सोसाइटी में किए जाते हैं तो हमें भी वो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सोसाइटी का हमारे ऊपर इंफ्लुएंस है क्योंकि हमारा वो सोशल फैक्ट है, हमारी सोसाइटी की फैक्चुअल बात है, ठीक है। एक चीज होगी, इस पर हमारे पास आ गया इसमें पॉजिटिविस्ट की दूसरी बात, इसकी जगह पे इंटरप्रेटिविस्ट क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास एक कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है। तो वो बेसिकली सोसाइटी के पपेट नहीं है, यानी सोसाइटी उनको नचा नहीं रही, बल्कि इस तरह है कि यानी कि सिर्फ यानी ऐसा नहीं होता कि सोसाइटी के जो एक्सटर्नल वो होते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं हो रहा था कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपने अलावा जो सारे सोसाइटल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको उनके रिएक्ट करने से गंदा रिएक्शन मुराद नहीं है, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करके जो अपनी जिंदगी चला रहा था, ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल पास कॉन्शियसनेस है, आप इंडिविजुअल को समझो, हर बंदा डिफरेंट है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो अपनी मर्जी से डिसीजंस ले रहा होता है। अच्छा, दूसरी चीज इसी जुमरे में कि सोसाइटी और इंसान का रिलेशनशिप क्या है, इस बारे में पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि जो इंसान के एक्शन है ना, यानी कि इंसान जो एक्शन लेता है, अगर वो क्राइम कर रहा है, डेवियंस कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, वो अगर उसकी फैमिली बियन पोल फैमिली है, उसकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, ये तमाम चीजें रिलेटेड है उसकी इर्द गिर्द सोसाइटल नॉर्म्स के साथ, ठीक है। जो उसको यानी कि जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, उसने तारुफ करवाया उस इंसान का इन नॉर्म्स के साथ, और अब वो नॉर्म्स की वजह से इंसान सर्टन बिहेवियर कर रहा है। इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं ऑन दी अदर हैंड कि इंसान जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है, वो एक इंट्रिकेट यानी वो है, कॉम्प्लेक्स वो है, तो उसके यानी कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, पॉजिटिविस्ट बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के, जो हमारे बेसिकली इंसान के अंदर की बाहर की चीजें होती हैं, यानी अंदर से बाहर की चीजें होती हैं, इर्द गिर्द की चीजें, सोशलाइजेशन जिसको नॉर्म्स पता लगे। इंट्रिंसिक ये कहते हैं, इंटरप्रेटिविस्ट ये कहते हैं कि जो इंसान के अंदर की चीजें हैं, उसका एक्सपीरियंस है, वो जिस तरह बातों को समझता है, ठीक है, हम जो यानी कि, अच्छा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को जो दो हम लोग डिफरेंट तरीकों से, मुख्तलिफ तरीकों से यानी कि हर इंसान डिफरेंट अंदाज से समझता है, ये चीजें डिसाइड करती हैं कि एक इंसान जो है वो कैसे वो करने वाला है, यानी किस किस तरह जो है वो करने वाला है, बिहेव करने वाला है उसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, ठीक है। इसको आपने ज़हन में, अच्छा यार हमारे पास नेक्स्ट चीज आ गई, देखो ये चीज हो गई कि उसमें बेसिकली ये है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिफरेंट अंदाज समझने की बात समझो। ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये है कि मेरे सामने एक पेन पड़ा है, ठीक है, वो ब्लू कलर का है, ठीक है जी। अब एक एक इंसान हो सकता है उस पेन को देख के ये सोच रहा हो कि ये जो पेन है बेसिकली इसको मैंने यूज करना है अपना पेपर लिखने के लिए। दूसरा इंसान वही ब्लू पेन, ऑब्जेक्टिव बात ये ब्लू पेन है, उसको देख के उसका ये सोच रहा हो कि यार मेरा जो वो है ना, मैंने लास्ट टाइम ब्लू पेन यूज किया था उसने मेरा पेपर खराब कर दिया था, मैंने अब तो ब्लैक यूज करना है। हालांकि चीज सेम देख रहे हैं, वो वही सेम चीज है, लेकिन उसको डिफरेंट अंदाज से परसीव कर रहे हैं। आपके दोस्त जो है वेप पी रहे हैं, या वो जो है सिगार पी रहे हैं, या जो फॉर एग्जाम्पल वो कैनबिस पी रहे हैं, एक बंदा है वो उसे देखता है, वो कहता है यार बड़ा अच्छा काम करे, मैंने भी करना है। अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि वो सिगार यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक बंदा देखता कहता है यार हाँ बहुत अच्छा काम करे, मैंने भी करना है, उसने डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट किया, वो डिफरेंट रिएक्ट करेगा, इसका उसकी सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इंटरप्रेटिविस्ट के अंदर अंडर।
और एक बंदा देखता कहता है कि गंदा काम कर रहा है, मैंने नहीं करना। अब ये भी वही चीज देख रहा है, वही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि उसको डिफरेंट अंदाज से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिज्म में। दूसरा मेन फर्क आ जाता है हमारा कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च क्या कर रही होती है। जो पॉजिटिविस्ट रिसर्च है ना, वो फोकस कर रही होती है उन लॉज को और उन आइडियाज को, उन आपके नॉर्म्स को समझने के लिए जो इंसान के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका बिलीफ ये है कि जो इंसान सोशल नॉर्म्स होते हैं वो इंसान का बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, पपड़ बना के चला रहे होते हैं समझ लें। ठीक है, पपड़ तो खैर उन्होंने वर्ड नहीं यूज किया, मकसद ये समझाने के लिए कह रहा हूं। तो बेसिकली ये है कि वो ये समझते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च की जाए, जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड है ना हमारा, फिजिकल वर्ल्ड से मुराद ये आपका बेसिकली समझ लो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो हमारे लॉज है ना, उस तरह ही इंसान के सोशल बिहेवियर के लॉज को ना समझा जाए थ्रू रिसर्च। ये फोकस है आपका पॉजिटिविस्ट का। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो ज्यादा साइंटिफिक होती है, उसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो ज्यादा आपको जनरलाइज्ड रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि उसके अंदर आपके न्यूमेरिक्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव बायस पॉसिबल नहीं होता, उसमें रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, सब्जेक्टिव बायस यानी कम पॉसिबल होता है, रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए पॉजिटिविस्ट जो है वो आमतौर पर आपका क्वांटिटेटिव डाटा को यूज करते हैं, जो आपका यानी रिसर्च मेथड्स को यूज करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। जो इंटरप्रेटिविस्ट हैं वो ये समझते हैं कि इंसान, क्योंकि हर इंसान का कॉन्शियस अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है, हर एक का थॉट्स अलग है, हर एक के वो अलग है, इसलिए उनका फोकस ये है कि ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये समझा जाए कि एक इंसान जो है उसकी इन डेप्थ फीलिंग क्या है, इन डेप्थ उसकी इनसाइट्स क्या है, क्या समझता है वो बेसिकली अपने इर्द गिर्द के अपने जिन चीजों की वजह से जो है वो कोई बिहेवियर कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जरूरी बात क्या है कि एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हो, यानी ये चीज नहीं हमने एक बंदे के बारे में समझनी उसके सोचना है, यानी फर्ज करें हम एक बंदे के बारे में रिसर्च करते हैं और आपको उसके व्यूज सुन के लगता है यार ये क्या पागल बंदा है, कैसी बात कर रहा है यार, ना 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 ना, ऐसा नहीं। इंटरप्रेटर्स कहते हैं कि आपने उस बंदे के साथ एम्पैथी रखनी है, आपने एम्पैथेटिक तरीके से कि यार वो क्या बात करना चाह रहा है उसे समझना है और फिर उसकी बात का रिसर्च को यूज करना है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो है यानी इससे हम लोग क्या फोकस करते हैं कि इंसान इंडिविजुअली ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस रखता है, क्या उसकी फीलिंग्स होती हैं, जिनकी बेस पे वो कोई डिसीजन ले रहा है, या जिनकी बेस के ऊपर वो कोई एक्शंस ले रहा है, या जिनकी बेस के ऊपर कुछ किया जा रहा है। ठीक है, यानी उसकी इंटरनल वो चीजें क्या है उनको समझने के लिए। इसलिए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है कंपेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है हमें ज्यादा इन डेप्थ डाटा देती है, फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, उसकी इन डेप्थ आइडियाज के बारे में, आइडियोलॉजीज के बारे में, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमें चीज अवेलेबल होती है थ्रू आपका क्या होता है अपना ये क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। मैं यहाँ पे चीज चेक कर लूं, मेरे जहन में आ रहा है बार बार कि मैंने यहाँ पे काम देना था, उसका टाइम क्या है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें इसका एक ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट ये है कि जब हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं पॉजिटिविस्ट मेथड के अंदर, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च का हमें पता है कि ऑब्वियसली बात है जो रिसर्च होती है आपकी वो आम तौर पे फोकस होता है कि ज्यादा रिलायबल हो, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, जनरलाइज की जा सके, लेकिन कहीं जगहों पे जो उसकी वैलिडिटी या उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो सेक्रीफाइस हो जाती है। सिमिलरली जब हम इंटरप्रेटिविस्ट मेथड्स के अंदर क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं तो वहां हमें पता है कि इन डेप्थ बात तो मिल जाती है, ज्यादा वैलिडिटी तो मिल जाती है, लेकिन उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल है, जनरलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो हर जगह से डिफर कर दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ जो इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं, मैं इनको जिम्मे रखना। अब आता है फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म के अंदर। देखो बेसिकली कंसेंसस अप्रोच ये है जो ये कहती है कि सोशलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, मुख्तलिफ सोशलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में कोहेसिवनेस के साथ चल रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करता है और वो एक फंक्शन दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, जैसे सोसाइटी चल रही है। जैसे इसको यूं समझ लो कि जैसे आपका जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है बच्चों को प्राइमरी सोशलाइजेशन देता है, उनको बेसिक एजुकेशन देता है। ठीक है, ये चीज उनको प्रिपेयर करती है उनके सेकंड उससे क्या होता है उनके क्या नाम है एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन को फर्दर यानी डेवलप करता है, उनकी एजुकेशन इंप्रूव करता है, नॉर्म्स वगैरह सेट करता है, उनके यानी कि बिहेवियर अच्छे करता है, जिससे वो तैयार होते हैं अगले इंस्टीट्यूशन के लिए। अगला इंस्टीट्यूशन कौन सा आ गया हमारे पास, वर्क इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, और इस तरह ये सारी फिर फैमिली जो है वर्क इंस्टीट्यूशन में जब बंदा काम कर रहा होता है, फैमिली उसको सपोर्ट कर रही होती है, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट एक्सेट्रा। तो सारे वो ऑन दी अदर हैंड फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है बाय द अर्निंग दैट ही मेक्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, कोहेसिव अप्रोच चल रही है। ऑन द अदर हैंड आपके पास दूसरा इसका सिचुएशन क्या आती है कि दूसरी सिचुएशन ये है आपके पास कि जो आपकी मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो बेसिकली कन्फ्लिक्ट अप्रोच है। वो हमारा कन्फ्लिक्ट अप्रोच में होता है, कन्फ्लिक्ट अप्रोच बेसिकली कहते थे। कन्फ्लिक्ट अप्रोच और मार्क्सिज्म एक चीज नहीं है, समझना, ये अलग अलग चीजें हैं। मार्क्सिज्म इज अ टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट अप्रोच। ठीक है, यानी
इन थ्योरेटिकल डेप्थ में अगर बात करो तो मार्क्सिज्म कन्फ्लिक्ट अप्रोच की टाइप है। कन्फ्लिक्ट अप्रोच ये कहती है कि सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन जो है आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं एक दूसरे के, यानी कि मुखालिफ, इसको मुखालिफ चल रहे हैं, यानी उनके बीच में एक दूसरे टसल वाली बात नहीं होती, वही चीज है। किस तरीके से? अब इसकी डेविएशन आ जाती है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म कहता है कि जो कैपिटलिज्म का हमारा अरूज है ना, वो बेसिकली अपर क्लास को मेथड दे, हर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है ना वो अपर क्लास के अंडर काम कर रहा है लोअर क्लास को दबाने के लिए और उनको इस चीज पे लाने के लिए कि हाँ वो लोअर क्लास से ही बिलोंग करते हैं, उनको काम ही करना है, वर्कर ही बनना है। कैसे? वही कहते हैं, एग्जाम्पल ये है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन बचपन से आपको सिखाता है कि यार आपने मिडिल क्लास में जॉब करनी है, जॉब करने के बाद आपने काम करना है, ये चीजें ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रेडी कर रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में काम करने के लिए। ये यहाँ तो पाकिस्तान में तो फिर भी कम है। अब अमेरिका जाओ ना, अमेरिका में लिटरली ये हालत होती है, 12-12 साल के बच्चे जो है लिटरली, मैंने यही कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बचपन से ट्रेन कर रहे होते हैं कि यार आपने एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का पार्ट बनना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, जॉब करना बुरी बात नहीं, 12 साल की एज में मुझे खुद काम करने का शौक है। मकसद ये है कि यानी उनको ट्रेन ही इसलिए किया जा रहा होता है कि यार तुम उनको इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी सोसाइटी उनको फैमिली शुरू से ट्रेन कर रही होती है कि अब बिकम इंडिपेंडेंट 12, और उनको एजुकेशन है वो देखते हैं, बाकी दोस्त भी कर रहे हैं, पीयर प्रेशर पड़ता है, ये तमाम चीजें जो है उनको यानी सिस्टमेटिकली उसमें करती हैं, फिगर आउट करने को देती है भाई तुमने करना ही है कल को, ये सोसाइटी का पार्ट है। एजुकेशन जो है वो आपको रीइंफोर्स करती है आइडिया के वर्किंग क्लास जाना है, जॉब मार्केट की रेडी करती है, यानी अपर क्लास के अंडर काम करने के, जो इंडस्ट्री आपके जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, जो लोग आपके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास सोशल उनका कंट्रोल है, उनके अंडर काम करने के लिए, तो ये चीजें आपकी आगे ट्रिकल डाउन कर दी जाती हैं। फेमिनिज्म बिलीव करती है पेट्रियार्चल सोसाइटी के अंदर, यानी कि पेट्रियार्चल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है इस बात के अंदर कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, ठीक है। पैट्रियार्चल मेल डोमिनेटेड होती है, मैट्रियार्चल जो है फीमेल डोमिनेटेड होती है, ठीक है। तो पैट्रियार्चल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसका मुराद ये है कि यानी कि जो मेल है आपके, जो मेल सेक्टर इन लोग वो है आपका, वो सोसाइटी को डोमिनेट करता है हर सेक्टर में। एजुकेशन में मेल ज्यादा है, फैमिली में मेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वुमेन को सप्रेस किया जा रहा है, कंजुगल रोल जो है आपके यानी कि वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। एजुकेशन के अंदर मेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मेल और फीमेल डिसाइड करना हो तो मेल को अपॉर्चुनिटी मिलती है, फीमेल को नहीं मिल पाती। इस तरह आपका जो वर्क सेक्टर है उसमें मेल को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स है, ज्यादा अच्छी बड़ी पोजीशन मेल के पास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपकी आ जाती हैं मुख्तलिफ अप्रोचेज। अच्छा, उस पर हमारे पास आता है कि आपका सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर मेन चीजें क्या होती हैं। देखो, रिसर्च एम्स का मतलब ये होता है कि रिसर्च से आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। कभी भी आप रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले इस तरह ही स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अगर रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं कि अगर आप रिसर्च ओपन करके बैठ जाओगे ना तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी रिसर्च। आप ये भी रिसर्च कर सकते हो कि ब्लू मार्कर की जो निब है, ये निब ब्लू कलर की क्यों है। ये मतलब रिसर्च तो कुछ भी की जा सकती है, ठीक है। तो रिसर्च करने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि आप रिसर्च से आपका बेसिक एम क्या, आप क्या चीज उससे ड्राइव करना चाह रहे हो, रिसर्च में से आपको क्या चीज मिलने वाली है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट चीज है रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए। रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन इसलिए जरूरी है कि अगर आप रिसर्च के टॉपिक को नैरो डाउन नहीं करते, आपको पता नहीं होता कि भाई आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करोगे और आप किस उस टॉपिक के बारे में किस तरह की रिसर्च करोगे, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आपका आता है हिपोथेसिस। हिपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। एक चीज याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट गलती, हिपोथेसिस आम तौर पे क्वेश्चन नहीं होता। हिपोथेसिस इज नॉट अ रिसर्च क्वेश्चन। देखो, रिसर्च क्वेश्चन में और हिपोथेसिस में यही फर्क होता है, हिपोथेसिस क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता, इट्स नॉट अ क्वेश्चन मार्क फॉर्म। जो क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, जो आपका क्वेश्चन फॉर्म में चीज होती है, वो आपका आमतौर पर रिसर्च क्वेश्चन होता है। जो हिपोथेसिस होता है वो एक स्टेटमेंट होती है, दैट इज दी, यानी समझ लो आपके जो जेहन में होता है कि इस तरह का आउटकम उस रिसर्च का आ सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि जो यानी रिसर्च का आ नहीं सकता, मकसद आप इसको समझो कि बेसिकली समझ लो, मैं आपको कैसे बताऊं इसका, कि हिपोथेसिस बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो शो कर रही होती है कि जो आपको लगता है कि यानी यहाँ पे ये हो रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि स्कूल स्टूडेंट्स आर मोर कैपेबल ऑफ गेटिंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर मोर कैपेबल ऑफ गेटिंग अ बेटर जॉब देन स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मेरी हिपोथेसिस की स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हमें ये सारा सिनेरियो देख के रिसर्च करने से पहले ये लग रहा है कि इस हमारा मेन बात है कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है ना, वो उन पर ज्यादा अच्छा चांस होता है जॉब लेने का स्कूल स्टूडेंट्स के मुकाबले में। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट मेरी रिसर्च हम अच्छा, रिसर्च में हमारा फोकस क्या होता है आमतौर पर, यानी जनरल बात बता रहा हूं, रिसर्च में हमारा फोकस होता है हिपोथेसिस को गलत प्रूव करने का। यानी एक रिसर्च जो होती है वो फोकस इस चीज पे कर रही होती है कि जो हिपोथेसिस है ना उसको गलत प्रूव किया जाए। आमतौर पे यानी जनरली ये होता है, इसको ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है। जनरली ये होता है कि आप हिपोथेसिस को गलत प्रूव कर रहे होते हैं, यानी उसका जो नल हिपोथेसिस है, जो उसका उल्टा हिपोथेसिस है, यानी जो उसको बात को निगेट कर रहा है हिपोथेसिस को, उसको आप सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हो। अगर आप नल हिपोथेसिस को सही प्रूव ना कर पाओ, यानी आप जो आपका असल हिपोथेसिस था, जो असल बात आपको लग रही थी कि है, उसको गलत ना प्रूव कर पाओ, तो फिर हम लोग जो है नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं।
और ये जो हमारा असल हिपोथेसिस था, जो हमारा ऑल्टरनेट हिपोथेसिस था, जो हम पहले सोचते थे कि होगा, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वो बात सही है। तो ये बेसिकली वो हो गया। उसमें हमारे पास आता है पायलट स्टडी क्या होती है। अच्छा उसमें ये नहीं कि ये है कि आपका हाइपोथेसिस जो है उसको उसमें आप उसकी सेटिंग वो डिस्क्राइब करते हो भाई, उसके बाद जो है एक कहाँ रिसर्च करनी है, उसमें रिसर्च का मेथड क्या होगा, रिसर्च में हम लोग पार्टिसिपेंट कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर हमारा सारा कुछ क्या होगा, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, सैंपल कैसे चूज करेंगे। पायलट स्टडी क्या होती है, पायलट स्टडी बेसिकली ये होती है कि आप पूरी स्टडी करने से पहले एक स्मॉल स्केल पे वही स्टडी कंडक्ट करते हो, सेम बाकी सारी चीजें सेम, लेकिन स्केल कम होता है, कम लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कम एरिया आप सेलेक्ट करते हो, ऐसी चीजें, ठीक है, ताकि आप देख सको कि आपकी रिसर्च सही तरह कंडक्ट भी हो सकती है, यानी जो आपने पूरा एक प्लान बनाया है क्या वो कंडक्टेबल है भी सही। ऐसा तो नहीं किसी चीज को आप ओवरलुक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई चीज आपने ऐसी है जो आपने ऐड की उसका फायदा कोई नहीं है, ऐसी चीजों को देखने के लिए फिर उसको आप रिवाइज करके फिर आप फाइनल रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास रिसर्च के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, इनके बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स, ये मुश्किल हमारा पार्ट है, टाइम लगेगा इसके अंदर। देखो अभी 10:53 हुए हैं, ठीक है, मैं 11:30 तक रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके बाद मैं अगर ये अगर सेव हो जाए इसको मैं फिर लगा दूंगा, अगर उसके बाद अगर उस पॉइंट के बाद भी कोई क्वेश्चन आपके जहन में रह जाए तो फिर आपने मुझे कर देना है मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज, यानी व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट्स में, उस पर टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देना, मैं उसके अंदर इंशाल्लाह जो है उस पर बात कर लूंगा, यानी आपसे वो कर लूंगा। अच्छा एक चीज जरूरी, मैं सोशियोलॉजी की इंशाल्लाह इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग में एक वीडियो और भी लगाऊंगा बाकी 2 चैप्टर्स के ऊपर, मेरा फोकस अब यही है, मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा अभी, आपका पेपर कल सेकंड टाइम में है, तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो लगा लूंगा हमारी बाकी चैप्टर्स के ऊपर हमारे उसके अंदर कल, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, ताकि आप सेकंड टाइम से पहले उसको देख सको, ठीक है। एक वीडियो ये होगी, एक मैं लगा दूंगा सेकंड टाइम से पहले आपकी उसके लिए आपके बाकी चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को मैं कल सुबह लगाऊंगा ताकि वो भी उसको देख सके। अच्छा अब हमारे पास आ गया रिसर्च के हमारे जो वो है बेसिकली हमारे इसके टाइप्स हैं। देखो क्वेश्चनेयर या जो हमारे सोशल सर्वे होते हैं ना, ये बेसिकली वो जो आपको पेपर पे नहीं मिल जाता करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कि सॉल्व करने से मुराद ये क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस के नहीं, मतलब कि ऑप्शन सेलेक्ट करो, यानी इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं या आप उसमें अपनी राय दो, ये होते हैं क्वेश्चनेयर्स, ठीक है। क्वेश्चनर अब आजकल ऑनलाइन भी हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन सर्विस भी हो जाते हैं, वरना ट्रेडिशनली जो है पेपर के ऊपर होते थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चनर होते हैं उनके अंदर आपके दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चनर में भी इंटरव्यूज में भी। एक हो गए आपके, यानी किसी भी रिसर्च के अंदर बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होते हैं कि जहां पे आप कोई प्री डिटरमिनेड जो है आंसर नहीं बताते, बल्कि आप अगले को मौका देते हो कि भाई अपना जो आप आंसर है उस पर राय दे सको। जैसे मैं कह दूं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्या नाम है द हाईवे प्रोजेक्ट, अब आप उसमें जो है उसके अंदर जो है अपनी राय लिखोगे, मतलब आपको ऑप्शन तो सेलेक्ट करने दिए हुए, तो वो आपकी जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये मैं आपको यही क्वेश्चन दे दूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हाईवे रिसर्च, ऑप्शन 1 गुड, ऑप्शन 2 बैड, ऑप्शन 3 आई डोंट केयर, ऑप्शन 4 प्लीज लीव मी अलोन, ठीक है। तो इसमें जो है अब यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो ये क्लोज एंडेड जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो आपका वो है आपका, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा का बेसिक डिफरेंस है ये है कि ऑब्जेक्टिव डाटा आमतौर पे वो होता है कि जिसके अंदर रिसर्चर को अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं डालनी पड़ती, वो डाटा इस फॉर्म में होता है कि इसको हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि आमतौर पे क्वांटिटेटिव डाटा जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, क्योंकि इसको हमें अपने जेन से एनालाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप एनालिसिस में जाओगे, जब भी एनालिसिस करोगे एक चीज का, तो एनालिसिस सब्जेक्टिव होता है। आप दो लोगों को साथ बिठा दो, दो रिसर्चर को साथ बिठा दो, उन्हें सेम इन्फॉर्मेशन दे दो कि इसको एनालाइज करो, ठीक है, अपनी एक सेम आप क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दे दो कि इसको एनालाइज करो। जब वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे ना, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस केस के अंदर जो है वो आमतौर पे उन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंसेस, अपने उनके बायस, अपने उनके आइडियाज जो है कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे उस चीज के साथ, ठीक है। तो ये जो होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा का फर्क पता लग गया। क्वांटिटेटिव डाटा ये होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है, इसको ये कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आप डायरेक्टली स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। जो आपका क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा हो गया न्यूमेरिकल फॉर्म वाला, क्वांटिटी से याद रखना, क्वांटिटी क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा हो गया, इसमें क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, मकसद ये इन डेप्थ बातें होती हैं, आपका इन डेप्थ आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपका फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में। अमूमन क्वालिटेटिव डाटा जो है वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन से किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और अमूमन क्वालिटेटिव डाटा की जो आपकी वो होती है, क्वालिटेटिव डाटा की इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिव डेटा का इशू आता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। जो आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो आमतौर पे आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है, वो कलेक्ट किया जाता है आपका ऑब्जेक्टिवली उसको एनालाइज किया जा सकता है, और आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है वो आमतौर पे आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाता है कि क्वालिटेटिव डाटा जो है इसमें उसकी एनालिसिस का तरीका। क्वालिटेटिव डाटा की एनालिसिस में दो मेन मेथड यूज होते हैं, एक होता है कंटेंट एनालिसिस, एक होता है आपका कंटेंट एनालिसिस, दूसरा आपका आता है थीमेटिक एनालिसिस। कंटेंट थीमेटिक एनालिसिस का तो ये होता है कि आप उस डाटा को चेक करो, उसमें से ना जो मेन थीम्स आ रहे हैं उनको लिख लो कि भाई ये मेन थीम्स हैं, फिर उनकी कोडिंग करने बैठ जाओ। कोडिंग करने से मुराद ये कि यार आपको सारे लोगों के आंसर, फर्ज करें मैंने आपसे एक रिसर्च करवाई, उसमें क्वेश्चन था
कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट द हाईवे प्रोजेक्ट। अब मैंने उसको सबके आंसर्स पढ़े ना, तो मुझे नजर आया कि इसमें दो थीम रिपीटिंग है या तीन थीम रिपीटिंग है। एक थीम ये है कि हाईवे प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेवल, दूसरा ये है कि हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो क्या नाम है उससे पोल्यूशन कम हो जाएगा, और तीसरा ये है कि हाईवे प्रोजेक्ट जो है उससे लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब मैंने ये तीन थीम देखे ना बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, मैंने उनको जो है तीन थीम्स को लिख लिया। अब मैंने हर बंदे के आंसर को पढ़ना शुरू किया, जितनी दफा वो थीम रिपीट हो रहा था मैंने उतनी दफा उसको ऐड करना वहां पे शुरू कर दिया। इसको हम लोग यानी कि हम इससे क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले आते हैं। इस तरह कंटेंट एनालिसिस होता है, उसमें हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, तकरीबन होती बात सेम ही है, मकसद ये है कि उसमें भी रिपीटेड चीजों को इस तरह वो करके उनकी कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के बाद फिर जो हमने क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव डाटा बनाया होता है, इस क्वांटिटेटिव डाटा को हम फर्दर जो है यानी क्वांटिटेटिव डाटा की फॉर्म में जो है इसको हम फर्दर फिर एनालाइज कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद और क्या आ गया, अब क्वेश्चनर के बेनिफिट्स क्या है। क्वेश्चनर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो क्वेश्चनर के बेनिफिट्स में पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चनर को यानी कि इजी होता है, सॉल्व करना इजी होता है, उसको आपस में सर्कुलेट करना बड़ा इजी है। अब तो ऑनलाइन मेथड्स आ गए, ऑनलाइन सर्कुलेशन की जा सकती है। क्वेश्चनर को समझना इजी होता है, वहां पे जब क्वेश्चन पूछने वाला बंदा प्रेजेंट नहीं होता, जब वो प्रेजेंट नहीं होता तो उसका यानी वो जो यानी रिसर्चर का बायस है वो वहां पे इंक्लूड नहीं हो पाता। जो अगला रिस्पोंडेंट है वो ओपनली अपनी मर्जी से आंसर कर सकता है, बजाय कि उसको ये देखना पड़े यार ये बंदा मेरा आंसर देख रहा है या मुझसे इंटरव्यू ले रहा है, मेरी बात सुनेगा तो मैं इसको वो बात करूं जो सुनना चाहता है। ऐसा नहीं करना पड़ता, आप क्वेश्चन में वो आंसर दे सकते हो जो आप सही सोच रहे हो। तो लेकिन उसमें नुकसान क्या है, क्वेश्चन में यानी उसको कंडक्ट करने में टाइम लग सकता है, उसको देना, फिर उसके बाद में कलेक्ट करना, लोगों को हो सकता है समझना है, क्वेश्चन ना समझ आए क्योंकि वहां बंदा मौजूद नहीं होता समझाने के लिए, तो हो सकता है क्वेश्चन उनको समझ ना आए, क्वेश्चन को गलत समझने से गलत आंसर दे दें। क्वेश्चन की फ्रेमिंग का इशू होता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं फ्रेम कर सकते कि क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पढ़ के आंसर देने में लगे कि स्पेसिफिक आंसर डिमांड किया जा रहा है, यानी क्वेश्चन पढ़ के ये फीलिंग ना आए कि जो आपका वो है क्वेश्चन पढ़ के जो आंसर करने वाला है उसको ये फीलिंग ना आए कि आप उससे एक स्पेसिफिक आंसर डिमांड कर रहे हो, यानी आप उसे ये कह रहे हो कि यार मुझे, आपने क्वेश्चन में ऑप्शन तो दे दिया, मकसद ये कि नहीं समझ लो कि ऑप्शन दे दिया, ओपन आपने वो दे दिया, बेशक आपने यानी ओपन दे दिया, बेशक आपने ऑप्शन दे दिया, समझाने वाली बात ये है कि उसको पढ़ के ये फील ना हो कि आप उससे एक स्पेसिफिक टाइप का आंसर पूछना चाह रहे हो, या आप उसे यानी कि ये फोकस कर रहे हो कि भाई तुम एक तरह से मुझे इसका आंसर दो, यानी कि उसे ये फील ना हो कि आप उसे कंपल्शन डाल रहे हो एक स्पेसिफिक टाइप के आंसर की। ये एक बड़ा इशू होता है क्वेश्चन में इस चीज को वो करना। क्वेश्चनर्स जो होते हैं अगर वो एनोनिमस नहीं है तो होता है लोग उसमें सही आंसर ना कर रहे हो। अच्छा, अगर आपने कई बार रिसर्च में ना रिवॉर्ड दी जाते हैं कि आप रिसर्च करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, रिसर्च में हिस्सा लोगे, तो हो सकता है कि लोग उसमें गलत बात शो कर रहे हैं, हो सकता है लोग अच्छा अपने आप को शो करने के लिए सोसाइटल प्रेशर की वजह से अपने आप को बेहतर शो करने के लिए, यानी कि हम अच्छे इंसान हैं, अगर वो बेसिकली वो चीज ना करते हो, वो अपना आंसर गलत दे दें, वहां पे सही आंसर ना दे रहे हो, तो ये बहुत सारे इशूज उसके अंदर आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है आपके इंटरव्यू। इंटरव्यू की तीन फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हमारे पास आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर के अंदर तो ऑब्वियसली बात है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स चाहिए होते हैं। जो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है उसके अंदर आपके पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस होते हैं लेकिन थोड़ा बहुत जो है इनको डेविएट करने दिया जाता है, यानी क्वेश्चंस आपको पता होते हैं ब्रॉडली है उनको डेविएट। जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है उसमें हमें मेन थीम पता होता है डिस्कशन का, लेकिन बात से बात निकलती जाती है, और बेसिकली जो इंटरव्यू ही होता है, जो इंटरव्यू दे रहा होता है, वो होल्ड करता है पूरी इंस्ट्रक्शन को कि भाई उसने कहां से कहां बात लेके जानी है। ठीक है, इंटरव्यूज का बेनिफिट क्या होता है सारे इंटरव्यूज का, कि वहां वो बंदा मौजूद होता है इंटरव्यूअर, तो वो बातों को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है, समझ ना आ रहा हो। इंटरव्यूअर का जो जेस्चर्स होते हैं वो अगले बंदे को क्वेश्चन समझा भी देते हैं। इंटरव्यूअर वहां पे मौजूद होता है, वो बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है कि क्वेश्चन के एक क्वेश्चन पूछने पे बंदे का बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, पैरा लैंग्वेज कैसी थी, ये तमाम चीजें। ठीक है, इंटरव्यू में ये बेनिफिट होता है कि इंटरव्यू के अंदर जो है आप आमतौर पे जो क्वालिटेटिव डाटा है वो ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि उसमें आप ये कि अगर डिस्कशन करने बैठो तो बात से बात निकल जाती है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, टाइम गेनिंग होता है कंपेयर टू क्वेश्चन, ज्यादा टाइम गेनिंग होता है, मनी गेनिंग होता है, इंटरव्यूअर हायर करने पड़ते हैं, स्किल्ड इंटरव्यू होना जरूरी है। इंटरव्यूअर को अगर इंटरव्यू लेना नहीं आता, या वो बातें सजेस्ट कर रहा है बीच में, या जिसकी वजह से अगला बंदा कंपल्शन हो रही है बंदे पे एक स्पेसिफिक टाइप का आंसर करने के लिए, तो इस केस में जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूअर बायस क्रिएट कर रहा है, यानी उसकी वजह से अगले बंदे के आंसर्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मसला होता है। इंटरव्यूज के अंदर बड़ा इशू ये होता है कि कई बार वहां पे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग का इशू आ जाता है, कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको सही तरह समझा भी जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इंटरव्यूअर खुद वो रिसर्चर ना हो, तो वो कोई और बात समझ रहा हो जिसमें पूछी जा रही है, इससे वो बात सही ना समझ पाए। इंटरव्यू का एक और इशू क्या होता है, इंटरव्यूज का एक और इशू ये होता है कि हाँ उसमें रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो यानी कि वैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि भाई हम लोग वन टू वन बात कर रहे हैं तो हमें यानी कि यहाँ पे अपना वो आंसर देना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे, इस तरह के मसले। ठीक है, अच्छा उसमें हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंट्स का। देखो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट के मुराद ये लैब होनी जरूरी नहीं है, मकसद ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ चीजों यानी एक कंट्रोल ग्रुप के साथ
एक जो ग्रुप जिसके ऊपर आप काम कर यानी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको आपस में कंपेयर कर सको। बेनिफिट क्या है कि पॉजिटिविस्ट मेथड में जो आपको बड़ा बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, साइंटिफिक डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, रिलायबल डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। नुकसान क्या है लैब रिसर्च का, क्योंकि वो बंदे की असल इन्वायरमेंट में नहीं हो रही होती, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका असल लाइफ में एप्लीकेशन शायद उतनी ज्यादा ना हो जितनी आपको लैब में नजर आ रही है, यानी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नजर आ रही है। ठीक है, फील्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है वो बेसिकली यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है कि मसला ये कि वहां भी कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, और मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आप अगर आप कंट्रोल वेरिएबल निकाल रहे हो कि एक्सपेरिमेंट का फोकस ये होता है कि एक्स और वाई का रिलेशन देखना चाह रहे होते हैं। मकसद ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप खुद मैनिपुलेट कर रहे होते हो, यानी कि जिसको रिसर्चर जो है मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है। डिपेंडेंट और जिसको कंट्रोल कर सकता है उस ग्रुप के, जिसमें आपने मैनिपुलेशन नहीं करनी। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज की वजह से खुद ब खुद चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में इशू क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो तो कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में कनेक्शन देख लो, लेकिन जो आपका सोशियोलॉजी है वो इतनी सिंपल नहीं है। सोशियोलॉजी में बहुत सारी चीजें एक्ट करी होती है, हर चीज को आप ऐसे कंट्रोल कर नहीं सकते। ठीक है, तो बड़ा इशू आ जाता है। केस स्टडीज क्या होती है? केस स्टडी बेसिकली होता है कि एक स्पेसिफिक जो है ना आपका ग्रुप ऑफ पीपल, बंदा, लेकिन यानी एक पर्टिकुलर सोसाइटी, यानी उसको जो है आप उसको इन डिटेल उसको स्टडी करो, यानी एक पर्टिकुलर केस को स्टडी करो, ये समझ लो। ठीक है, बेनिफिट क्या है कि इससे आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट सेम थिंग। इसमें हम अच्छा केस स्टडी के अंदर आप बहुत सारे मुख्तलिफ मेथड और भी यूज कर सकते हो। मुख्तलिफ मेथड से मुराद ये है कि इसके अंदर आप जो है क्वेश्चन भी वो कर सकते हो, आपके इंटरव्यूज पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, यानी इसका ही बेनिफिट होता है। ठीक है, रेंज ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। केस स्टडी का एक और बेनिफिट ये होता है आपको कि केस स्टडीज जो होती हैं वो यानी कि वो होती हैं क्या इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देती हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप जो है उसमें वो देख सकते हो, यानी एक्सटेंसिव रेंज ऑफ डाटा कलेक्ट कर सकते हो। नुकसान क्या है केस स्टडी का? जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कि आप केस स्टडी में स्पेसिफिक चीज पे फोकस कर रहे होते हो, तो हो सकता है जो बातें आपने कलेक्ट की उसे स्पेसिफिक चीज के बारे में हो, तो उसमें यानी स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर ग्रुप के इंडिविजुअल सोसाइटी के बारे में हो, तो उनको आप बाकी लोगों पे जनरलाइज नहीं कर सकते। ये एक्सपेंसिव होती है कंपेयर टू अदर, आपकी वो होती है टाइम गेनिंग होती है, इस तरह की चीजें। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में होता है, नाम से जाहिर है, यानी कि मुख्तलिफ पॉइंट्स इन टाइम पे आप उसको कर रहे हो तो स्टडी कर रहे हो, तो क्या मसला है यार, इतना मोटा मच्छर। अच्छा, मुख्तलिफ पॉइंट्स इन टाइम में इसको आप स्टडी कर रहे हो तो इससे मुराद क्या है? यानी कि ये है कि फर्ज करें, आम तौर पे होता है लॉन्गिट्यूड स्टडीज में, मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप को आज उस पर हमने पूरी स्टडी कंडक्ट की, यानी कि क्वेश्चन लिए, एक्सपेरिमेंट लिए, क्या होता है इंटरव्यू व्हाट्सएवर लिए। ठीक है, एक साल बाद या सम अरसे के बाद फिर उनसे लिए, फिर उनसे, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स इन टाइम पे आप सेम ग्रुप को जो है स्टडी कर रहे होते हो मुख्तलिफ मेथड से। इसमें नुकसान क्या है? सबसे बड़ा मसला है टाइम का, बहुत लंबा टाइम चाहिए। जर्नलाइजेशन का इशू है। ठीक है, क्योंकि उसमें आप इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, रिसर्च बहुत लेंथी और बहुत मनी गेनिंग हो जाती है। ठीक है, अगली अगर उनमें से कोई बंदा एक्सपायर हो जाए तो आपकी रिसर्च वही बीच में रह जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा इशू है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट क्या है कि आपको बहुत डिटेल प्रोग्रेशन शो होती है वक्त के साथ साथ कैसे जो है चीजों में चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उस बंदे की यानी उसको वो करते हो। ऑब्जर्व करने से मुराद है कि आप उसके यानी कि उसमें आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, कर क्या रहा है। ठीक है, और उसके ऊपर अच्छा पार्टिसिपेंट में होता है कि आप खुद उस चीज का मेंबर बन के करते हो। नॉन पार्टिसिपेंट में होता है कि आप खुद उसका मेंबर नहीं होते, आप दूर से थर्ड पार्टी तौर पर करते हो। तो एक चीज ये है कि आप अगर एक जेल में लोगों की जो जेल में लोगों की हरकतें हैं उनको आप वो करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो एक चीज ये है कि आप जेलर के रूम में बैठ के, यहाँ कैमरे लगे होते हैं, वहां से मॉनिटर कर रहे हो। अब यहाँ आप उनका खुद पार्ट नहीं बने, आप यानी कि बेसिकली आप रिसर्च सैंपल का पार्ट नहीं बन रहे, रिसर्च टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट नहीं बन रहे। ठीक है, आप एज अ थर्ड पार्टी रिसर्च कर रहे हो, ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व कर रहे हो उनको। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये कि आप सैंपल और उसका जो टारगेट पॉपुलेशन उसका हिस्सा बन जाओ, आप खुद जेल में चले जाओ वो बन के, यानी कि कैदी बन के, तो ये आपकी पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट के आगे दो फॉर्म्स हैं। पार्टिसिपेंट के अंदर आ जाता है आपकी ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट ये होती है कि आप यानी वहां जो लोग मौजूद हैं उनको पता हो कि आप बेसिकली कौन हो। ठीक है, यानी उनको आपकी आइडेंटिटी पता हो कि आप बेसिकली रिसर्चर हो और आप यहाँ पे रिसर्च करने आए हो। कोवर्ट ही होती है, कवर से कोवर्ट, जैसे कैमोफ्लेज नहीं होता उसमें कोवर्ट ही होती है कि इसमें उनको पता भी नहीं होता कि आप कौन है, उनको यही लग रहा होता है, वो नेचुरल बिहेव कर रहे होते हैं आपके साथ, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि आप भी वही उस ग्रुप का पार्ट हो, आप भी कैदी हो। ठीक है, या अगर आप एक गैंग के मेंबर बन रहे हो रिसर्च करने के लिए तो उनको लगा कि आप गैंग मेंबर हो, उनको ये नहीं पता होता कि आप रिसर्चर गैंग मेंबर बन के आए हो, नहीं। कोवर्ट में होता है COVERT में कि उनको लगता है कि वाकई आप गैंग मेंबर हो। ओवर्ट में ये होगा कि आप बेशक गैंग मेंबर बने हुए हो, गैंग का हिस्सा बने हुए हो, उनको पता होगा कि आप जो है रिसर्चर गैंग मेंबर बने हुए हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है उसमें ओवर्ट और कोवर्ट के अंदर। जो कोवर्ट होती है उसमें ज्यादा नेचुरल रिस्पॉन्स मिल पाते हैं, ज्यादा उनका इनके नेचुरल बिहेवियर आप देख पाते हो, उसमें बायस वाला नहीं होता क्योंकि उनको पता होता है, लेकिन रिस्की है, उसमें आपको लाइफ का रिस्क हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में। इस तरह की चीजें हैं। जो ओवर्ट होती है उसमें उनको पता होता है आप अपना जो फंक्शन है परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि वो नेचुरली बिहेव ना करें, हो सकता है वो आपसे डरे, वो आपसे कई सारी बातें शेयर ना करें क्योंकि उनको डरो कि भाई आप इधर रिसर्च करने आए हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, हमारे पास ये हो गया, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रायंगुलेशन वाली बात, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
ट्रायंगुलेशन ना बेसिकली कहते हैं मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स को साथ यूज करने के, उसमें दो तीन चीजें होती हैं, लिटरेचर रिव्यू वाला भी तरीका आता है उसमें, हमारे पास वो भी आता है, क्या कहते हैं इसको हम, ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनियर्स और इनको आपस में कनेक्ट करने का। ठीक है, मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ उनको जो है कनेक्ट करके, मुख्तलिफ उनको यानी यूज करके सेम चीज के साथ जो है देखोगे भाई क्या सेम रिजल्ट निकल रहे हैं, डिफरेंट रिजल्ट निकल रहे हैं, क्या उससे आपके रिजल्ट में कोई बेहतरी आ रही है। उससे होता ही है कि आप जब मुख्तलिफ तरीकों से एक ही चीज को, एक ही रिसर्च कंडक्ट करते हो तो आपको क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वैलिडिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन रिलायबिलिटी जो है उस पर अफेक्ट आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ मेथड्स में ऐसे हो जो रेप्लीकेट करने मुश्किल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हो गया, हमने ये पढ़ लिया यूजफुल रिसर्च, ये हमारे पास काफी सारी बातें रिसर्च होगी, इसमें डिस्कस होगी। फिर हमारे पास आता है कि आपके उसके जो यानी कुछ वर्ड्स होते हैं, वैलिडिटी का मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी मतलब होता है, मतलब ये होता है कि जो चीज आप रिसर्च कर रहे हो वो वही चीज रिसर्च कर रही है जो आप रिसर्च करना चाहते हैं। हमने मिसाल भी दी है आपको कि आप एक बंदे का, जैसे मैं कैम्ब्रिज का पेपर दे रहा हूँ, कैम्ब्रिज का पेपर की थॉट ये कि मेरा सोशियोलॉजिकल नॉलेज चेक करे, ठीक है, लेकिन अगर मैं सोशियोलॉजी का पेपर दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा पेपर ये कर बैठता है कि वो मेरा रट्टा मारने की स्पीड चेक कर लेता है, अगर मैं फर्ज करें पेपर में मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा स्टार आ गया, अब क्या ये स्टार इसलिए आया है कि मेरा सोशियोलॉजिकल नॉलेज वाकई अच्छा था, उसने जो चीज टेस्ट करनी थी, मेरा सोशियोलॉजी का नॉलेज, सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट का नॉलेज, या मेरा रट्टा अच्छा था इसलिए मार्क्स आ गए? ये दोनों बातों में ये क्या चीज कर रहा है? अगर वो वही चीज टेस्ट कर रहा है जो उसने करनी थी तो वैलिड रिजल्ट होंगे, अगर वो कोई और चीज टेस्ट कर बैठा है बेशक कनेक्टेड हो उससे, लेकिन वो चीज नहीं जो टेस्ट करनी थी, तो इनवैलिड रिजल्ट्स होंगे या लेस वैलिडिटी होगी उसके अंदर। रिलायबिलिटी होती है उसकी रेप्लिकेशन की, उसको कितना इजीली रेप्लिकेट किया सकता है। मैंने बताया आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो होती है, इसको रेप्लिकेट करना आसान है कंपेयर टू क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है। ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी होती है कि जो सैंपल पॉपुलेशन को, टेस्ट सैंपल होता है पूरी टारगेट पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट, ठीक है, जो आप पूरी टारगेट पॉपुलेशन में तो कई बार रिसर्च नहीं कर सकते, बहुत बड़ी पॉपुलेशन भी हो सकती है, तो उसमें ये कि आप सैंपल लेते हो, अगर आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है और सैंपल एक्सटेंसिव है, यानी उसकी इतने लोग हैं उसके अंदर कि आप जो है उस रिसर्च को, जो आपका रिजल्ट्स आए हैं वो पूरे उसके ऊपर, आपका रिसर्च मेथड ऐसे हैं कि उससे आप रिसर्च को पूरे उसके ऊपर जो है टारगेट पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सको, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव रिसर्च, जनरलाइजेबल रिसर्च होती है कि ये रिसर्च जो है इसको जनरलाइज किया जा सकता है सारी टारगेट पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, अब इसमें मसला, अगर आप बहुत छोटा सैंपल लेते हो जनरलाइजेबिलिटी कम हो जाती है, अगर आप जो है सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा लेते हो तो उसमें जनरलाइजेबिलिटी मुश्किल हो जाती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में, केस स्टडीज में जनरलाइजेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के आपने लोग लिए हुए हैं तो पूरी दुनिया के लोगों पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी एक एरिया को स्टिक करने से आपकी जो आपकी वो होती है जनरलाइजेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, आपका जो है यानी कि रिसर्च में बहुत नैरो अमाउंट, यानी नैरो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से जनरलाइजेबिलिटी कम हो जाती है, तमाम चीजें। रिप्रेजेंटेटिवनेस होती है कि जो आपका सैंपल पॉपुलेशन है वो कितनी रिप्रेजेंट कर रही है आपकी टोटल पॉपुलेशन को, यानी जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है वो पूरी टारगेट पॉपुलेशन को कितना रिप्रेजेंट करती है। इसमें ये बेसिकली बात होती है सैम्पलिंग से रिलेटेड। जैसे अगर टारगेट पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन के अंदर, जिसको मैं यानी टारगेट पॉपुलेशन से मुराद ये कि वो पूरा ग्रुप जिसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता था, लेकिन ड्यू टू टाइम एंड रिसोर्सेज मैं उनमें से एक सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ कुछ लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ सैंपल, तो ये चीज आपस में कनेक्ट कैसे होगी? फर्स्ट करो कि टारगेट पॉपुलेशन में मेल थे 50%, मेल थे 20%, वुमेन थी 80%, तो होना तो ये चाहिए ना, मेरा जो सैंपल है उसमें वुमेन 80%, सैंपल में 80% लोग वुमेन हो और 20% मैन हो। जैसे फर्ज करें अगर मेरा एक चीज की पूरी टारगेट पॉपुलेशन थी वो 2000 लोग थी, 1000 लोग थी, ठीक है, 1000 में से 800 औरतें थी, 200 मर्द थे। अगर मैं 100 लोगों का सैंपल सेलेक्ट करता हूं इस टारगेट पॉपुलेशन में से, तो होना तो ये चाहिए ना रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए कि मेरे सैंपल में भी जो है 80 औरतें हो, 20 मर्द हो, ताकि वो 800 200 का रेशियो, 200 का रेशियो मेंटेन रहे आपस में। ठीक है, ये हो गया उनके उनके फीचर्स। हो सकता है मेरी टारगेट पॉपुलेशन है उसमें यंग लोग, यानी 1000 में से 900 लोग यंग हो, 20 साल से नीचे की एज के, 100 लोग जो है वो आपकी 20 से ऊपर की एज के होंगे। मैं आज मैं जो टारगेट वो जो ले रहा हूँ, सैंपल ले रहा हूँ, उसमें 80 लोग 20 साल से ऊपर की एज के ले लेता हूँ और 20 लोग जो है यंग ले लेता हूँ, तो ये मेरे टारगेट पॉपुलेशन की उससे मैच नहीं करता, उसकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, रिसर्च बायस, मैंने आपको रिसर्च और रिसर्च का बायस बता दिया कि ऐसी कोई भी चीज से रिसर्चर की प्रेजेंस से या उसकी इंटरप्रिटेशन के मेथड से या उसकी क्वेश्चन फॉर्मिंग टेक्निक से या उसका रिसर्च एम से, या वो ऑलरेडी उसका जो है एक डिसीजन डिटरमाइन करके बैठा हुआ है, इन तमाम चीजों से जो रिसर्च का आउटकम है उसके प्रोसेस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस पड़े, आंसर्स पे इन्फ्लुएंस पड़े, उसकी इंटरप्रिटेशन में इन्फ्लुएंस करे, ये आपका रिसर्चर बायस में आती है चीजें। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी डाटा की, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा को समझ लो। प्राइमरी डाटा वो होता है, ये ज़हन में रखना, कि जो एक फर्म डायरेक्टली खुद कलेक्ट करती है, एक फर्म जो डाटा खुद डायरेक्टली कलेक्ट कर रही है अपने डायरेक्ट टारगेट पॉपुलेशन से, वो प्राइमरी रिसर्च आ जाएगी। और जो चीजें, यानी एक फर्म जो है, एक इंसान जो है वो किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की यूज कर रहा है, वो सेकेंडरी रिसर्च है। ठीक है, प्राइमरी रिसर्च का बेनिफिट ये होता है कि आपको डायरेक्ट टारगेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, आपको यानी अपने ही उससे मिलती है, आप उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इंश्योर कर सकते हो, प्रोसीजर मेथड को इंश्योर कर सकते हो, नुकसान क्या, टाइम करेंगे, मनी करेंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, जो सेकंड हैंड आपकी जो सेकेंडरी रिसर्च होती है,
सेकेंडरी डाटा जो है वो आपको रेडली अवेलेबल होता है, इजीली मिल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, लेकिन हो सकता है कि वो रिलायबल ना हो सकता है, वो वैलिड ना हो सकता है, उस पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन का ना हो सकता है, उस तरीके से कलेक्ट ना किया आप करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने चीज़ बता दी आपको। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा हो गया। अच्छा, उसमें हमारे पास आ गया हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होती हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ा मसला होता है कि उनकी ये नहीं पता होता कि बाकी जो बात है वो सच्ची लिखी हुई है, उसमें फेक लिखी हुई है। ठीक है, कई बार जो है लोग पर्सनल डॉक्यूमेंट में बहुत सारी बातें, मुझे एक बंदा नहीं पसंद, मैं अपनी डायरी के अंदर उसके बारे में जो है 1000 गंदी बातें लिख दूं, उससे उस बंदे में गंदी बातें ना हो। ठीक है, तो ये चीजें पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का इशू होती है, डायरीज का इशू होती है। मीडिया कंटेंट का पता ही है, मीडिया कंटेंट में बहुत बड़ा इशू है रिलायबिलिटी का, कि भाई वो वाकई जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो रेप्लिकेबल भी है या फजूल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, रिसोर्सेज की क्वालिटी को चेक करना बड़ा जरूरी होता है। अब हमारे पास आ जाता है बहुत सारे जो की टर्म्स हैं उन पे बात कर ले। अच्छा, हमारे उसकी यानी कि आपको अगर कोई डायग्राम वाला दे दे तो इंटरप्रेट करना चाहिए, बड़ी सिंपल डायग्राम जो होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कोई और इस तरह का आ जाता है, बायस आ गया, हमने बात कर ली, केस स्टडी कर ली, कॉजेशन की भी बात हमने तकरीबन कर ली है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी की मैंने, कंपैरेटिव स्टडी होता है मुख्तलिफ यानी कि उसको स्टडीज को जो है आपस में वो या तो मुख्तलिफ स्टडी कंपेयर करना या मुख्तलिफ ग्रुप्स को कंपेयर करना आपस में, यानी देखने की डिफरेंसेस क्या है। ठीक हो गया, या उनमें कॉमन चीजें क्या है। कंसेंसस अप्रोच होगी, कंटेंट एनालिसिस, कोरिलेशन का मैंने बात करूं। कोरिलेशन में मतलब ये होता है कि एक फैक्टर जो है उसका दूसरे के साथ क्या वो बन रहा है। इस फर्ज करते हैं कि अगर लोगों की एज बढ़ने से जो है उनकी एजुकेशनल का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर, तो एज और उसका जो है उनका एजुकेशनल लेवल का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है वो डिसाइड करेगा कितना एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस इन चीजों का ज्यादा है। ठीक है जी, कोवर्ट की बात होगी। एथिकल इश्यूज का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें आप ध्यान रखना। डिसेप्शन नहीं हो जाए, डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि आप जो है उनको एक बंदे को रिसर्च में इन्वॉल्व करें, उसे बता रही है, उसे या तो ये नहीं बता रहे कि रिसर्च में इन्वॉल्व है, या रिसर्च की सही नेचर नहीं बता रहे, तो ये डिसेप्शन में आता है। कुछ जगहों में डिसेप्शन जरूरी होती है, वहां एथिकल डिबेट बन जाती है। एथिकल डिबेट का मतलब ये होता है कि यार क्या यहाँ पे यानी कि जो वो एक डिसेप्शन है क्या वो जरूरी थी, क्या नहीं जरूरी थी, क्यों जरूरी थी, उसको बाद में यानी कि अगर रिसेप्शन करनी पड़ी है तो केटर कैसे किया जा सकता है, इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है। इन्फॉर्म कंसेंट ये होता है कि आप अगले बंदे को पूरी सही बात बताओगे क्या होने वाला है, उसमें उसका कंसेंट लो। ये भी चीज जो अगर फर्स्ट में रिसेप्शन करनी पड़ती है तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है कि बाद में डी ब्रीफ करना पड़ता है, एंड में आपको पुलिस को जब हो जाती है रिसर्च तो पूरी नेचर बतानी पड़ती है। उनको राइट टू प्राइवेसी देना जरूरी होता है, कि राइट टू उनको डाटा का यानी कि निकालने का जरूरी होता है कि अगर वो चाहें तो डाटा उसमें से अपना रिमूव कर सके, उनको अलाउड हो। ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ रिसर्च में पॉसिबल ना हो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जहां पे डाटा को एनॉर्मस कर लिया जाता है, तो वो भी पहले बता देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके अंदर डाटा की इंटेग्रिटी, की डाटा सही हो, एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो। ये ना हो कि डाटा जो आप सेलेक्ट करें वो असल बात को रिप्रेजेंट ना करे उसने दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और क्या जाते हैं एथिकल इश्यूज के अंदर। अच्छा, कोई और मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये हो गया ग्रुप इंटरव्यू वाला हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका आ गया ऑब्जर्वर इफेक्ट की मैंने बात कर ली आपसे, इसको हम लोग हॉथॉर्न इफेक्ट भी कहते हैं, बल्कि मैं इसको आपको डिटेल से ना इसकी मैंने डेफिनेशन जो मैंने आपको ऑब्जर्वर बायस वाली बात बताई थी ना, उसमें होता क्या है कि अगर देखो एक बंदे को पता है, ये मैंने आपको बताया था, आमतौर पे मसला आता है आपकी उसके अंदर जो आपकी ओवर्ट यानी नॉन वो होती है, जहां पता होता है कि बंदा रिसर्चर है, उस तरह की ऑब्जर्वेशन के अंदर। क्योंकि जब आप ओवर ऑब्जर्वेशन कर रहे होगे, पार्टिसिपेशन कर रहे होगे, अगले पता है कि वो चेक किया जा रहा है, तो उससे हॉथॉर्न इफेक्ट होगा। वो अपने आप उसे पता होगा ना मेरा बिहेवियर यानी कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपने आप को यानी अडेप्ट करेगा उस बिहेवियर के लिए कि जो आपको पसंद आए, यानी जिससे वो अच्छा शो, यानी वो अपने आप को अडेप्ट कर जाएगा, उसकी नेचुरल चीज नहीं शो होगी, फिर उसमें अडेप्टेड यानी एक अडेप्टेड वर्जन शो होगा जो कि उसका असल वो नहीं है। ठीक है, ये आ गया। हाइपोथेसिस की बात हो गई, आपका आइडेंटिटी इंटरप्रेटेटिव बायस की बात हो गई, लायबिलिटी क्वेश्चनर्स की बात हो गई है। क्वालिटी क्वांटिटी पोस्टल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आप उनको यानी सर्वे जो है पोस्ट में भेज दें और पोस्ट से वापस कर दें, यानी कि उसको यानी कि आप वो आपसे डायरेक्टली ना मिले, जो बंदा होता है जिसको आप वो दे रहे हैं। ठीक है, थ्रू पोस्ट सेंड कर दें। पर्सपेक्टिव्स की बात कर ली है मैंने आपसे, ये बात कर ली है। उसके बाद आ गया आपके प्री कोडेड क्वेश्चंस, ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन की बात हो गई हमारे पास। स्टेटिस्टिक्स में आमतौर पे यानी कि ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स बेसिकली आप पास आ जाती हैं। अब ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हो गई गवर्नमेंट का सेंसस का डाटा होता है कि लोग में कितने, कंसेंसस नहीं, सेंसस का डाटा, यानी कितने आपके जो है उसमें मुल्क में लोग हैं। ठीक है, कोई एक सर्वे आती है, कोई बहुत बड़ा सर्वे ग्रुप है वो सर्वे करता है, इस तरह का डाटा जो होता है। नॉन ऑफिशियल वो है जो आपके पास यानी कि इस तरह के रिकॉग्नाइज सोर्सेज से नहीं होता। आमतौर पे ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल जो आपके पास स्टेटिस्टिक्स होती हैं आमतौर पे वो गवर्नमेंटल स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, आमतौर पे ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी की बात मतलब ये होता है कि उसमें रिसर्चर का अपना बायस, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स जो है इंटरप्रिटेशन में शामिल ना हो, डाटा की रिसर्च के अंदर शामिल ना हो, बल्कि वो जो है ऑब्जेक्टिव का मुराद है कि जो चीज है वही हो, उसमें कोई आपका ऐसा बायस, कोई आपका जो इन फीलिंग है, एक्सपीरियंसेस है रिसर्चर के, यानी कि जो बेसिकली रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं वो उसका हिस्सा ना बने। ठीक है, यानी उसकी वजह से उसमें रिजल्ट में चेंजिंग ना आए, वो किसी बात को यानी कि वो ना करे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास माइक्रो माइक्रो अप्रोचेस की सिंपल बात ये है, माइक्रो अप्रोच होती है स्पेसिफिक एरिया आसपास है उसके लिए होती है, मैक्रो जो होती है पूरी सोसाइटी के लिए। यानी माइक्रो जो होगी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन पे होगी, स्पेसिफिक ग्रुप के ऊपर होगी, स्पेसिफिक एरिया के ऊपर होगी, एक्सेट्रा। मैक्रो जो है पूरी सोसाइटी के लिए होती है, इनको समझ लें, कम से कम पूरे एक प्रॉपर सोसाइटल इंस्टीट्यूशन के लिए होती है। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया। उसके बाद और क्या है, रिस्पोंडेंट वो होता है जो रिसर्च का यानी कि जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट के तौर पे रिस्पॉन्ड करा होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिवनेस में बात कर ली है। रिस्पांस रेट का मतलब ये है कि आपकी रिसर्च में अगर आपने फर्स्ट करें क्वेश्चन आपने 100 लोगों को क्वेश्चन सेंड किया था, इसको सिंपल अंदाज समझना, तो कितने लोगों में से उसका जवाब भेजते हैं, हो सकता है 20 भेजें, 50 भेजें, तो रिस्पांस रेट की बात भी आती है, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए आमतौर पर इस तरह होता है कि रिसर्च में ना पेमेंट ऑफर की जाती है, रिसर्च में सक्सेसफुली पार्ट लेने पे आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन नुकसान के, रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, नुकसान क्या है कि लोग जो है फिर उसमें सिर्फ पैसों के लिए आ जाते हैं, कई बार उसका हिस्सा भाई ना जेन्युइन होते हैं, ना उसके उस पब्लिश में आते होते हैं, बस शो कर रहे होते हैं ताकि उनको ये पैसे मिल जाए, सही जवाब ही नहीं दे रहे होते हैं। खैर ये हो गया। सैम्पलिंग मेथड्स, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो बंदा मुझे इजी मिलेगा, जो मेरी इजी अप्रोच पे उसको मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा जब तो मेरे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लोग हैं पूरे नहीं हो जाते। रैंडम सैम्पलिंग, एवरी वन का इक्वल चांस है, मैं यानी हैट में सबके नाम डालूंगा, पूरा निकाल लूं, लोग सिलेक्ट हो गए इस तरीके से, या मैं कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेटर से निकाल लूं, यानी रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, टॉम एंड जेरी में नहीं होता कि वो ऊपर स्नोबॉल फेंकते हैं, वो रोल हो के इतनी बड़ी हो जाती है एंड तक, मैं एक को बताऊंगा, वो आगे 10 को बताएगा, वो 20 को बताएगा, आगे वो आगे 10 को बताएंगे, तो इस समय पर लोग आते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग होती है, तो भाई मैंने ये नहीं सिलेक्ट किया होता, मैंने इतने यानी कि फर्ज करें मैंने, अगर मैं स्कूलों में रिसर्च कर रहा हूँ, मैं सिटी स्कूल भावलपुर में 50 लोग लूंगा, सिटी स्कूल जो है लाहौर में से 50 लोग लूंगा, सिटी स्कूल डेरा गाजी खान से 50 लोग लूंगा, अब 50 जाकर रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग होगी। स्ट्रेटिफाइड में बताया कि स्ट्राटा होता है एक लेवल क्रिएट करना, डिवीजन क्रिएट करना बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। तो पहले लोगों को डिवाइड किया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, स्ट्राटास बनाए जाते हैं, ठीक है, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे कि मेल है, फीमेल है, उनकी अर्निंग कितनी है, उनके डेमोग्राफिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद जो है रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है हर स्ट्राटा में से। इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आती है, वो ये होती है कि आपकी हर nth टर्म, यानी कि मैंने एक कॉलेज में से 100 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं ये कर लेता हूँ यार मैं हर 10वां, हर 12वां, हर 15वां बच्चा सिलेक्ट करूंगा जो रोल नंबर लिस्ट में आ रहे हैं, इस तरह आपकी यानी कि इसमें होती है। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सोशल सर्वे हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो गई, आपका सोशल सर्वे यानी क्वेश्चन की टाइप, आपकी सर्वे की टाइप आ जाती है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी की बात होगी, सर्वे पॉपुलेशन की बात होगी। टेलीफोन क्वेश्चन यानी कि जो बाय आपके वो डिजिटल क्वेश्चन जो ऑनलाइन हो जाते हैं, इनको समझ लेना, ठीक है। टेलीफोन क्वेश्चन में होता क्या है, कम्युनिकेशन का इशू आ सकता है कि वहाँ पे हो सकता है कि कम्युनिकेशन वो हो रही हो, आपस बीच में डिस्टॉर्ट हो रही हो, गलत बात आप भी पूछना कुछ और चाह रहे हो, पूछ समझ कुछ और जाए, जवाब कोई और दे रहा हो, गलत समझा जाए। लेकिन बेनिफिट ये है कि रिटर्न क्वेश्चन के मुकाबले में आप कम से कम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर पाते हो, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड हो गया। डाटा कहता है कि डाटा में आपको पैटर्न क्या शो हो रहा है, डाटा यानी कि किस उसकी तरफ जा रहा है, डाटा में यानी कि आपको जो आप उसको एनालाइज करते हो डाटा में, उसमें क्या एक जो है उसमें वो पैटर्न शो हो रहा होता है, ठीक है। ट्रायंगुलेशन हो गया, स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो गया, वैलिडिटी तमाम हो गया। हमारा पहला चैप्टर जो मेरा ख्याल है मोस्टली हो गया। इसमें कुछ और कंसेप्ट होते हैं आपके, पीयर प्रेशर, यानी जो आपका बेसिकली जो आपके आपके ही स्टेटस के और आपके ही साथ जो रहने वाले लोग हैं, ये जो आम जिसको आम तो जरूरी सारा फ्रेंड ग्रुप नहीं होता, मकसद ये कि देयर इज वन पार्ट ऑफ दैट इज फ्रेंड ग्रुप, ठीक है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनका आपके वो जो काम कर रहे हैं उसको रेप्लिकेट करने से, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आमतौर पर स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन जब वो इस तरह के लोगों के साथ फिरते हैं तो उनको करनी पड़ती है, यार अभी तुम्हारे दोस्त भी कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, बुरे लगेंगे, पागल लगेंगे, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और क्या आता है, कोई और इस तरह की चीज, चले कोई और इस तरह की टर्म, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई टर्म अगर इस तरह की इशू में ज़हन में हो तो नीचे कमेंट्स में डाल देना, मैं उसको वहीं पे आपको कमेंट्स में आंसर कर दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। अब इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग वीडियो लगाऊंगा आपके, इंशाल्लाह बाकी दो चैप्टर्स की और बायोलॉजी वालों के लिए। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आपका बेनिफिट हुआ होगा। अल्लाह करे सेव हो जाए, मैं उसको लगाता हूँ।